आ जाओ जी, टॉपिक है आज का स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बता देता हूं। एक तो सारे बच्चे EISSM ऐप पे जरूर रहेंगे, क्योंकि उन सबको जैसे ही आप डाउनलोड करते हो विद इन 10-12 आवर्स हम आपको EISSM ITSM क्विज बैच में जोड़ देते हैं 21 में। वहाँ बहुत सारे MCQs दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपको कंपल्सरी करने हैं। मतलब सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है, आपको करने भी हैं। तो ये छोटी सी बात, इससे शुरुआत कर रहा हूँ। चलो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना, से XYZ लिमिटेड, आपके इंस्टीट्यूट को पसंद है 3 लिमिटेड, XYZ ABCPQR। कोई भी क्वेश्चन होता है इंस्टीट्यूट इन्हीं को बेस बना के बनाता है। ठीक है, आजकल थोड़ा अल्फा बीटा गामा थोड़ा करने लगे, नहीं ऐसा करने लगे। कोई भी एक बिजनेस की जब हम बात करते हैं ना, उस बिजनेस के अंदर हायरार्की होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हायरार्की में होता है। कैसा होता है? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। एक बिजनेस की बात करूंगा तो उसके लेवल ऑफ, उसके यहाँ हायरार्की कैसी होगी? आप बोलोगे सर टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल होगा। लेकिन जैसे ही नजर बदले, नजारे बदले, ऑर्गेनाइजेशन बदल गई। एक जमाना था जब टाटा एंड सन्स 1868 में अपने आप को जब स्टार्ट करता है तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी होती है। ठीक है, टाटा कैसी होती है? एक ट्रेडिंग कंपनी से स्टार्ट करती है, फिर धीरे 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 बिजनेस को एक्सपेंड करना चालू करती है। फिर वो पेट्रोलियम सेक्टर में, पेट्रोकेमिकल में, एयरलाइंस में, ई टेलिंग में, नज़र बदले नज़ारे बदले, ऑटोमोबाइल में, स्टील में, कंसल्टेंसी सर्विसेज में, IT सेक्टर में, मतलब टेलीकॉम सेक्टर में धीरे 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 उसने अपने आप को फैलाना शुरू किया। और करते करते वो बन गया एक कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब उसने रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया और एक बड़ा कॉरपोरेशन बन गया। तो जब मॉडर्न टाइम में बिजनेसेस, एंटरप्राइजेस प्रोसेस ड्रिवन हो गए और कॉरपोरेट्स हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए, ग्रुप कंपनीज, एंटरप्राइजेस का जमाना आ गया, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सोचने वालों ने सोचा कि यार इस हायरार्की से तो काम नहीं चलेगा। बात समझ में आई क्या? इस हायरार्की से तो काम नहीं चलेगा। अब ऐसे XYZ लिमिटेड की तरह तो कई बिजनेसेस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या SBUs इस ग्रुप के अंदर आ गए। बात करो टाटा ग्रुप की, 100 कंपनियों से ज़्यादा का वो ग्रुप है। रिलायंस की बात करो, 72 कंपनीज का ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह से जैकमा की बात करो, अलीबाबा ग्रुप है, माइक्रोसॉफ्ट का ग्रुप है। कितने सारे इंडस्ट्रीज में उसके छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स काम कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में, या अमेरिका के अंदर, अमेरिका से बाहर, इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर। नहीं तो हुआ क्या कि समय के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदला। राइट, ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर बदला। कैसे बदला भाई? तो वहां पे एक ग्रुप कंपनी की इमेजिनेशन आई, जिसके बास्केट में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स आ गए। ठीक है ना, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स शामिल हो गए। और जैसे ही SBU की संख्या बढ़ी, फिर इसको हमने कॉर्पोरेट बोल दिया। कॉर्पोरेट लेवल पैदा हुआ। फिर उसके बाद बिजनेस तो था ही, इसके अंदर से अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं तो देयर आर 72 बिजनेस लेवल्स यूनिट्स। मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 1 से लेकर के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 72 तक हमारे पास आ गए। और साथ ही साथ और हर बिजनेस यूनिट के नीचे हमारा फंक्शनल यूनिट, बोले तो फंक्शनल लेवल काम करता है। से IT डिपार्टमेंट हो, चाहे फिनांस का डिपार्टमेंट हो, चाहे HR का डिपार्टमेंट हो, R&D हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, सप्लाई चेन हो, ऑपरेशंस हो, प्रोडक्शन हो, ये सारे फंक्शंस काम करते हैं। दिस इज हाउ वी बिल्ट द स्ट्रक्चर। कई बार बच्चों को यह समझने में दिक्कत आती है कि सर ये मिडिल लेवल, टॉप लेयर और लोअर लेवल में और इस वाले लेवल में क्या अंतर है। आई होप कि ये अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बिजनेस मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वहां पे स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना ही नहीं होगी। एक SBU, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, बोले तो टाटा ऑटोमोबाइल या टाटा मोटर्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं, किसी कंपनी की अगर बात करूं टाटा मोटर्स की, तो क्या होगा? उसका बिजनेस का, उस बिजनेस का प्रोडक्ट का बास्केट होगा, ना कि बिजनेसेस का बास्केट होगा। कैसा बास्केट होगा? प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो होगा। अगर मैं कॉर्पोरेट टाटा सन्स या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं तो उसका बास्केट कैसा होगा? कंपनीज का पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज होगा। यहां से पैदा हुए। अब बात करते हैं इन लेवल पे बनने वाली स्ट्रेटजी की, लेकिन उससे पहले थोड़ा लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि कॉर्पोरेट लेवल पे कौन होगा? कॉर्पोरेट का CEO होगा, कॉर्पोरेट का बोर्ड होगा, कॉर्पोरेट के सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, CFO होगा। अच्छा जी, अगर मैं बिजनेस लेवल की बात करूं तो यहां पे कौन होगा? बिजनेस का हेड होगा। ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक इंडिपेंडेंट यूनिट होगा।
ये एक ऑटोनोमस डिवीजन या यूनिट होगा, इसका एक इंडिपेंडेंट बिजनेस हेड होगा, उसको हम कई बार वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, कई बार जनरल मैनेजर बोल देते हैं, कई बार उसको बिजनेस हेड बोल देते हैं, आप जिस नाम से बोलना चाहो बोल सकते हो। ये एक प्रॉफिट सेंटर होगा, ये एक कॉस्ट सेंटर होगा, इसकी अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होगी, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगे। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना? यस, इसके अपने प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, इसका अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगा, एंड वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बिजनेस लेवल यूनिट की होगी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की होगी। इसकी अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होगी, तो हाउ टू कम्पीट एंड कॉम्पिटिटिव गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये इसकी अपनी टेंशन होगी। सर ये तो बात हो गई यहां पे बिजनेस यूनिट लेवल पे, और ये तो सर ग्रुप है, ये टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस संभाल रहा है। ऐसे ऐसे बहुत देखे, ऐसे ऐसे 72 है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ग्रुप है, ऐसे ऐसे 100+ है, ये टाटा एंड सन्स का ग्रुप है, बात खत्म हो गई। और उसके नीचे फिर फंक्शनल लेवल होंगे, यहां स्ट्रैटेजी नहीं होती, यहां टैक्टिक्स होती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी को हम टैक्टिक्स कहते हैं, ग्राउंड पे जो स्ट्रैटेजी सेल्स का, मार्केटिंग का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट का बंदा, फिनांस का बंदा, इंफॉर्मेशन सिस्टम का बंदा जो लगाता है इमीडिएट स्ट्रैटेजी, उसे टैक्टिक्स बोलते हैं। इसलिए आप पढ़ते होंगे कि फंक्शनल लेवल पे जो स्ट्रैटेजी होती है वो टैक्टिकल नेचर की होती है। और सर थोड़ा डिटेल में बताओ, सुनो ध्यान से, थोड़ी सी डिटेलिंग। और जो फंक्शनल लेवल होता है, यहां पे हम डे टू डे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर है? आप भी समझते हो, मैं भी जानता हूं कि स्ट्रेटजीज आर मेड एट टॉप लेवल एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू ऑपरेटिंग प्लान्स एट लोअर लेवल। तो यहां पे फंक्शनल लेवल पे ऑपरेटिंग प्लान, सेल्स के प्लान, मार्केटिंग के प्लान, एडवर्टीजमेंट के प्लान, फिनांस के प्लान, एडवर्टीजमेंट के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्लान, ऑपरेटिंग प्लान्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे। यहां बहुत सारा डेटा जनरेट होता है और यहां बहुत सारा फीडबैक जनरेट होता है, जिसका फ्री फ्लो होता है, फ्रॉम बिजनेस टू कॉर्पोरेट, टॉप बॉटम टू टॉप चलता है, फ्री फ्लो ऑफ फीडबैक होता है। ये हो गया सर मोटा मोटा फंक्शनल लेवल। सर अपने को पता है चैप्टर नंबर 5 में ओल्ड कोर्स में और चैप्टर नंबर 6 न्यू कोर्स में जाके पढ़ने वाले हैं सारे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। समझ में आ गई बात? सर बिजनेस लेवल पे क्या होगा, यहां जो भी बिजनेस करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो कॉर्पोरेट लेवल के अप्रूवल से बनाएगा। बिजनेस लेवल को रिसोर्सेस कहां से मिलेंगे? कॉर्पोरेट लेवल से मिलेंगे, और कॉर्पोरेट लेवल को ये रिपोर्ट करेगा। इतनी सी बात तो क्लियर होनी चाहिए ना सबको। बिजनेस लेवल अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जिम्मेदारी देगा, बट ओवरऑल गाइडेंस कॉर्पोरेट लेवल की रहेगी। मतलब मुकेश भैया की रहेगी, रतन टाटा साहब की रहेगी, नटराजन चंद्रशेखरन की रहेगी, नहीं जैकमा की रहेगी, अलग अलग जगह पे। बट जब इस कंपनी को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को कोई एक्सपेंशन प्लान करना होगा, कोई मर्जर एंड एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे रिलायंस फ्रेश को सफल के साथ मर्ज करने की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, ये डिसीजन ये भाई साहब बिजनेस लेवल पे नहीं ले पाएंगे, जबकि ये ऑटोनॉमस है, लेकिन ओवरऑल पेरेंट कंपनी एक बड़े अम्ब्रेले के कंट्रोल में। इतनी बात भी समझ में आ गई आपको? जब जब बात समझ में आए तो बोलो यस समझ में आई, ठीक है ना? उससे क्या होगा, मेरे को समझ में आएगा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, जम रहा है तुम लोग, तो थोड़ा बोला करो यस नो, तो क्या होगा, अपन जगे रहेंगे, और जगे रहेंगे और लगे रहेंगे तो अपन निपटा देंगे। एक चीज और, छोटी सी एक रिक्वेस्ट सबसे, चल एकदम मोटी मोटी रिक्वेस्ट, आप मेरे साथ बोल बोल के करो, जैसे मैं बोलता हूं ना, जितनी एनर्जी के साथ आप मेरे साथ लगे रहो। एट द एंड ऑफ द सेशन लगोगा तुमको कि ये टिप पे आ गई सारी बातें, ऐसे ऐसे मेरे साथ लगे रहो, ठीक है ना? एंजॉय करो, क्योंकि अभी फेस टू फेस तो क्लास है नहीं ना, अभी तो तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे भी तुम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और तुमको भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उसी जोश के साथ लगना पड़ेगा। लगो, लास्ट के सेशन के एंड में देखोगे तुम्हें सब कुछ परफेक्ट आ रहा है। ओके बेटा, अब हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट लेवल की। तो ये वाले भाई साहब की क्या जिम्मेदारी है कि कॉर्पोरेट लेवल पे मैं बैठा हूं, मेरे पास पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस है, मुझे रिसोर्सेस एलोकेट करना है, मुझे उनसे रिपोर्ट लेना है, मुझे उनको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बना के देनी है, उनको गाइडेंस देनी है, और मेरा बस यही काम है। और कहां कब ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करना है, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी हमारी है। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस टाइप के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ये जिम्मेदारी कॉर्पोरेट लेवल की है। कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी कंपनियां आती हैं, अपने इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स आते हैं, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा रखेंगे, पावर अथॉरिटी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैट्रिक्स होगा, आर ग्लास होगा, कैसा होगा, या
ऑटोमेशन किस टाइप की होगी, ये सब कॉर्पोरेट लेवल से बन के नीचे की तरफ टॉप डाउन फ्लो करता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? सो इसका मतलब सर जो कॉर्पोरेट लेवल पे बैठा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अलग है। बिजनेस लेवल पे बैठा है वो एकदम फोकस कर रहा है, घोड़े के नाल लगे हुए हैं उसके आंखों के सामने वो, और वो सीधा देख रहा है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, वैल्यू क्रिएशन को, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, प्रॉफिट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है, ऑटोनोमस तो है बट उसकी जिम्मेदारी यहां तक है, ठीक है, और फंक्शनल लेवल को वो रिसोर्सेज दे रहा है। डन है, वर्चुअली अपने ने सब समझ लिया। अब आते हैं बुक के हिसाब से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है। तो देखो भाई एक एक करके करते हैं। वेरी वेरी हॉट फॉर दिस अटेम्प्ट, वेरी वेरी हॉट, मार्क कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। छोटा सिंघम कॉर्पोरेट मेटा वाला एग्जांपल मॉर्निंग में किया था, कल भी किया था बेटा, हाँ किया था ना। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज द ग्रोथ डिजाइन, ग्रोथ डिजाइन, दिस इज द टेक्निकल टर्म दैट द एग्जामिनर वुड लाइक टू सी of the firm as it spell out the depth, DEPT, direction, extent, pace and timing of firm's growth। बोलो एक बार फिर से, depth, direction, extent, pace and timing of growth of the firm, इसको डिटरमाइन करता है। अच्छा सी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज कंसर्न्ड विथ 4 थिंग्स। व्हाट आर दोज 4 थिंग्स सर? CRM स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर से पीछा नहीं छूट रहा आपने को SM के अंदर। सी बोले तो कॉम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट, मतलब अंबानी साहब, टाटा साहब डिसाइड करेंगे कि कंपनी लोकली compete करेगी, हमारी कौन सी कंपनी ग्लोबल कंपटीशन करेगी, स्टील बना के इंडिया में ही बेचना है कि टाटा स्टील को, आर्सेलर को भी, मतलब ऐसी ऐसी कंपनियों से जाके टक्कर लेनी है, मित्तल से जाके टक्कर लेनी है पूरी दुनिया के अंदर। ये सब डिसाइड करने का काम कॉर्पोरेट लेवल करेगा। कॉम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट कैसे होंगे ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी उसकी है। दूसरा रीच, हम किस किस इंडस्ट्री में जाके पैसे लगाएं। आज तक तो हम ऑटोमोबाइल में थे, पेट्रोलियम में थे, पेट्रोकेमिकल में थे, रिटेल में चले क्या? चलते नहीं। टेलीकॉम में चले क्या? जियो लॉन्च कर दे क्या? चलते। कौन डिसाइड करेगा, कौन स्ट्रेटजी बनाएगा इसके लिए? कॉर्पोरेट लेवल, रीच। उसके बाद बात करते हैं मैनेजिंग एक्टिविटीज एंड बिजनेस इंटर रिलेशनशिप्स। कौन सी एक्टिविटीज करनी है और कैसे बिजनेस का इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। ध्यान से सुनना, अरे मेरे पास तो जियो है, जियो का कहाँ कहाँ अलग अलग कंपनियों के जियो के नेटवर्क का बेनिफिट कैसे दिला सकते हैं। अपने पास रिलायंस के पास लॉजिस्टिक्स कंपनी है, अपने पास कुछ पोर्ट भी है, हमारे कंपनियों को कैसे, मतलब कंपनियां अपने लेवल पे रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ज्वेलर्स जाके नहीं बात करेंगे कि भैया ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे दो, नहीं। कॉर्पोरेट लेवल भी डिटरमाइन कि हाउ टू मैनेज द एक्टिविटीज एंड बिजनेस इंटर रिलेशनशिप टू बी डिसाइडेड बाय द, दिस इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। टॉप पे बनेगी, मुकेश अंबानी टाटा के लेवल पे बनेगी, जैकमा के लेवल पे बनेगी, बिल गेट्स के लेवल पे बनेगी, बात खत्म। उसके बाद सर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे किसी कंपनी में स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा हो, अच्छा हायरार्की कैसी हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, फ्लो ऑफ अथॉरिटी पावर कितना हो, कितना सेंट्रलाइजेशन हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे हो, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कॉर्पोरेट लेवल। जैसा ये बनाएगा से अपनी 72 कंपनीज हैं, सब में यही यूनिफॉर्मली फॉलो होगी, बात खत्म। तो क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट, रीच, मैनेजिंग एक्टिविटीज एंड बिजनेस इंटर रिलेशनशिप्स एंड अनदर M बोले तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इतनी टर्मिनोलॉजी अगर याद रहेगी एग्जाम में बहुत अच्छा बिंदास जबरदस्त शानदार धकाधक लिख के आओगे। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं और सुनो ध्यान से। मैनेजमेंट प्रैक्टिस का एक एग्जांपल देता हूं, इस बार क्लास में दिया था, वही वाला यूज कर देता हूं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को याद आ जाएगा। देखो वॉलमार्ट का नाम सुना है? बोलो यस और नो। 1962 सैम वॉल्टन साहब, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वॉलमार्ट जाती है स्विट्जरलैंड। कहां जाती है? स्विट्जरलैंड। तुमको पता है ना ह्यूमन राइट इंडेक्स पे स्विट्जरलैंड दुनिया की नंबर 1 कंट्री है, सबसे साफ सुथरी, मच्छर वच्छर कुछ नहीं होते हैं वहां पे, सुना है मैंने, गया नहीं हूं, नहीं, बहुत महंगा कंट्री है। वहां पे जाके वॉलमार्ट ने खोले 3 स्टोर्स, और ये तीनों स्टोर उसके 3 साल में बंद हो गए। सोचो वॉलमार्ट का कल तुमको एग्जांपल दे रहा था कि रिसेशनरी टाइम में जो बंद नहीं हुआ, रिसेशनरी टाइम में जो प्रॉफिट कमाना जिसने नहीं छोड़ा, वो आके इस टाइम में उसकी वाट लग गई। क्यों भैया, क्यों बंद हो गया? स्विट्जरलैंड में जाके इसके साथ ऐसा क्या गलत हो गया कि वहां ये बंद हो गया? तो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं हुआ सर। स्विट्जरलैंड में ना वॉलमार्ट की एक पॉलिसी थी, मैनेजमेंट प्रैक्टिस था, एम्प्लॉय मैनुअल के अंदर लिखा था, एम्प्लॉय पॉलिसी थी जो अमेरिका से बनी होगी। वॉलमार्ट तो अमेरिका की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, सैम वॉल्टन की ग्रुप ने बनाया होगा। उसमें लिखा था अगर आप हमारे स्टोर में काम करते हो, आप बॉय हो या गर्ल हो, आपस में आपको मतलब
हो जाता है ना, जो आजकल होता है, आजकल क्या हर जमाने में होता था, हमारा भी हुआ, तुम्हारा भी होगा, होने वाला, आने तो किसी का कुछ आगे होगा। अगर आपका रिश्ता बन जाता है, यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, जो भाई आजकल फेसबुक में जो अपना बताते हैं कि सिंगल हैं, मिंगल हो चुके हैं या कॉम्प्लिकेटेड है, वॉट एवर, इफ यू आर इवन इनटू अ रिलेशनशिप, आइदर वन ऑफ यू विल हैव टू लीव द कंपनी। या तो अगर शादी कर लेते हो तो पक्का हस्बैंड को, नहीं तो वाइफ को, नहीं तो गर्लफ्रेंड, नहीं तो बॉयफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा एक को। अब इस मॉडर्न जमाने में ध्यान से सुनना, इस जमाने में, आज के जमाने में, वो भी ह्यूमन राइट इंडेक्स पे नंबर 1 कंट्री जो दुनिया में हो, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में ऐसा लॉ लगाना, ऐसा इंप्लॉय पॉलिसी कौन मानेगा यार। एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो सब, ठीक है ना। एम्प्लॉय मिलने बंद हो गए, कंपनी के 3 स्टोर बंद हो गए सिर्फ इतनी सी बात पे। तुम हंस रहे हो गए, बोले साला इतनी सी, ये कौन, सॉरी, ये ऐसी कौन सी बात हो गई। नहीं, मैं कभी मुंह से निकल जाता है क्योंकि मेरा नहीं है ना, इसलिए मेरे मुंह से वो वर्ड ज़्यादा निकल जाता है, क्या करूँ, सॉरी, ठीक है। तो ऐसी इसमें कौन सी बात हो गई कि इसकी वजह से, हाँ, ऐसी कौन सी बात हो गई कि इसके वजह से स्टोर बंद हो गए। तो ये बात बंद हो गए, कुछ नहीं कर सकता था वॉलमार्ट, स्विट्जरलैंड वॉलमार्ट कुछ नहीं कर सकता था। पूछो क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस था, और ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये कभी भी चेंज होगी तो कहां से होगी? कॉर्पोरेट लेवल से होगी। कहां से होगी? कॉर्पोरेट लेवल से होगी। अभी कई बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम्पल लिख सकते क्या? अरे केस स्टडी पढ़ा रहा हूं तुम, मैनेजमेंट की केस स्टडी है बहुत बड़ी, ठीक है ना। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन पे केस स्टडी है, वही है पॉइंट। अब इस मैनेजमेंट प्रैक्टिस को चेंज करने का ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब इसको कॉर्पोरेट लेवल चेंज कर सकता था स्विट्जरलैंड, वॉलमार्ट स्विट्जरलैंड नहीं कर सकता था। वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लेवल के ऊपर की बात थी, बिजनेस लेवल नहीं कर सकता था, नहीं कर पाया, और उसकी वजह से क्या हुआ, लोग छोड़ गए। फिर उसके बाद पता चला कंपनी ने यूनिवर्सली इसको चेंज किया। मुझे याद है, मैं टाटा मैग्रो हिल में जब मैं जॉब कर रहा था, हमारे यहाँ 7 जोड़े थे। हमारी कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, मेरा बनते बनते रह गया था, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, रह गया था तो रह गया था। तो क्या था, 7 कंपनियां थी, 7 जोड़े थे हमारी कंपनी के अंदर, सॉरी मतलब स्लिप ऑफ टंग हुआ, जो वहीं पे मिले, वहीं पे शादियां हुई, वहीं पे जॉब कर रहे थे आराम से, कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं था, याद रखना, इसका मतलब यही था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सर, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एज पर द मॉड्यूल, प्लान्स एक्शन दैट फॉर्म डिवाइस टू कम्पीट इन द गिवन प्रोडक्ट मार्केट स्कोप और सेटिंग। मतलब सीधी सी बात है कि भाई हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या होगी, हाउ टू कम्पीट की स्ट्रेटजी क्या होगी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नंबर 1 पे कैसे ले जाएंगे, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन अपन कैसे बढ़ाने वाले हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाने वाले हैं, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं। दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। ओके, एड्रेसेस द क्वेश्चन हाउ टू डू वी कम्पीट विद इन द इंडस्ट्री, SBU अ प्रॉफिट सेंटर। बस इतनी सी बात है सर, ये था। फंक्शनल लेवल क्या है? रिलेटेड टू अ सिंगल फंक्शनल ऑपरेशन, रिलेटेड टू अ सिंगल फंक्शनल ऑपरेशन। बहुत सारे फंक्शंस आपको पढ़ा दिए, टैक्टिकल इन नेचर होता है, टैक्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या कोई टैक्टिक्स समझा सकता है मुझे, किसको बोलते हैं? फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को टैक्टिक्स कहते हैं, ठीक है। जुगाड़ वर्ड सुना है इंडिया में? जुगाड़, जब कोई काम नहीं होता तो अपन जुगाड़ लगाते हैं, नहीं? जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं, सप्लाईज नहीं मिल रहे हैं तो कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। अब स्ट्रैटेजी चेंज करने थोड़ी जाएंगे, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट मैटर। तो क्या करते हैं, इमीडिएट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह से सेल्स नहीं हो रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मान रहा है, तो क्या करते हैं, उसको कुछ ऑफर देते हैं जो कंपनी की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी दोनों का वायलेशन ना हो, जो सेल्समैन के अपने पावर में होता है उसका वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। मान लो मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 50% डिस्काउंट जो कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से पटाने की कोशिश कर रहा हूं, भाई साइन कर दे एग्रीमेंट यार, बन जा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। ना, कहता ना जी ना, 51% से नीचे मैं मानूंगा ही नहीं, जो मर्जी कर लो। अब भाई मैं दे नहीं सकता, मैं मैनेजर को फोन करता हूं, सर ये 51% मांग रहा है, तो मैनेजर कहता है भाई मत दियो, नहीं तो बाकी सारे मांगेंगे इंडिया के जितने हैं, फिर कैसे करेगा तू, भाई कंपनी टांग देगी अपने को, मत दियो 51%। 50% से ज़्यादा ये अपर लिमिट है, तेरे पास इससे ज़्यादा पावर नहीं है। तो मैनेजर के भी हाथ खड़े, टॉप मैनेजमेंट से अपन बात कर नहीं सकते हैं, एक बंदे के लिए स्ट्रैटेजी बदली नहीं जा सकती है। तो क्या करता है, सेल्समैन जाता है होटल में, उस दिन रुक जाता है, सुबह उसको आइडिया आता है, अरे यार मेरे पास ना सैंपल का राइट है। सैंपल मतलब कोई भी माल बेचने के लिए ना कंपनी क्या करती है, अपने सेल्स मार्केटिंग गाइज को देती है कुछ पावर, कि आप 100 यूनिट बेचते हो तो 10 यूनिट आपको सैंपल का मिलता है, आपको उसको प्रमोट करने के लिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। उसने कहा गजब आइडिया, बोला सर जी
आप ना ऐसा करो, 100 का ऑर्डर देना ना, मैं आपको 1 यूनिट अपने अपने खाते से फ्री दूंगा। 50% पे एग्रीमेंट साइन कर लो, मेल पे लिख के दूंगा आपको। मतलब ऑफिशियली 50% ही रहेगा, ताकि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर चिक 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 ना करें कि भाई उसको तो 51 दे दिया। नेगोशिएशन ठीक है, आपसे नेगोशिएशन बन गई, अब आप अड़ गए हो तो अपन क्या करें, अपन मानना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आपको ये इमीडिएट सॉल्यूशन दे रहा हूं। 100 यूनिट आप हमें ऑर्डर करोगे तो 1 यूनिट मैं अपने सैंपल कोटे से निकाल के आपको वो एक्स्ट्रा माल भेज दूंगा। आपका सर कवर हो गया ना, 1% का जो आपका जिद था पूरा हो गया ना, अब तसल्ली होगी ना, आप खुश हो ना सर, करो एग्रीमेंट साइन 50% पे, सर वो बाकी मेल पे देता हूं आपको। ऐसे करके ये क्या किया, ये जुगाड़, टैक्टिक्स बोलते हैं इसको। फंक्शनल लेवल पे किसने किया, सेल्स पर्सन ने किया, जो एक सब फंक्शन है, मार्केटिंग का सब फंक्शन है, सेल्स, मार्केट रिसर्च, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, ब्रांडिंग। ठीक है, समझ में आया क्या टैक्टिक्स किसे कहते हैं? तभी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को टैक्टिकल इन नेचर बोलते हैं। डन है क्या, आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन डिस्कस करता हूं इसके बाद, ठीक है, आ जाओ। डन है क्या, बोलो यस और नो, एक बार जरा सारे बोल दो, ये कॉन्सेप्ट डन हो गया क्या, टैक्टिक्स क्लियर हुई क्या? ऐसे ही प्रोडक्शन में बहुत सारे इंस्टेंसेस आते होंगे, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो डन, आगे बढ़ो, ऐसे ही जवाब देते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब हम कहते हैं सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर देखो, एसएम की रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को होती है, कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा ना, अन्ना का भी ऑर्गेनाइजेशन था ना, आईपैक भी है ना, कोई भी है, वो सब को ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी है ना, वो सबको, हर किसी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 बनने की चाहत होती है। इधर अन्ना आंदोलन कर रहा होता है बाबा रामदेव, उधर कपाल भाती चला के एक ब्लैक मनी पे आंदोलन कर रहे होते थे, याद है? ये सब लोग निकल आए थे एक ही साथ, हर किसी में कंपटीशन था कि मैं ज़्यादा तो मैं आगे, तो मैं आगे, तो मैं आगे, हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फॉर प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वो क्या चाहता है, मैं 10वें नंबर पे रहूं। कोई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल चाहता है क्या मैं 20वें नंबर पे रहूं? नहीं, हर कोई चाहता है कि मैं टॉप पे रहूं, मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, मेरे पास सफिशिएंट फंड हो, मैं इन्वायरमेंट के साथ डील करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोअर हो। हम अगर फ्री में भी टीचिंग करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि भाई कितने अपने को देखने वाले बंदे देख रहे हैं, कितने देख रहे हैं। अरे पॉपुलैरिटी इंपॉर्टेंट है ना, कुछ नहीं तो ब्रांड तो बिल्ड हो, कुछ नहीं तो भाई अपनी इज्जत तो बने, कुछ नहीं तो भाई अपने को थैंकलेस जॉब कोई नहीं करना चाहता है, सीधी सी बात है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वैलिड है, क्योंकि चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी, जो सब किसी का बिजनेस एनवायरमेंट है, हर किसी के राइवल्स है, कॉम्पिटिटर्स है, और सब किसी को compete करना है। और जब compete करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए होगा, वैल्यू हर किसी को क्रिएट करनी है किसी ना किसी फॉर्म पे, हर किसी को ऑडियंस चाहिए, और आश्रम भी बिना पैसे के नहीं चलता है, हर किसी को फंडिंग चाहिए। बात समझ में आई क्या? नहीं तो राम रहीम को इतना पापड़ बेलने की जरूरत क्या पड़ती? आशाराम आज जेल में क्यों होते? ये पापड़ बेल बेल के सब पहुंचे वहां पे, नहीं अरबों खरबों कईयों हजारों करोड़ की संपत्ति बनाने के बाद ये सब कांड हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? कहने को नॉट फॉर प्रॉफिट थे। मैं ऋषिकेश गया, सुनो, जाता रहता हूँ ऋषिकेश में। मैंने एक बार पूछा, ओंकारानंद के आश्रम में मैं ठहरा हुआ था, किसी वजह से गया था, कोई प्रवचन था, कोई प्रवचन मतलब कोई धार्मिक प्रवचन नहीं था, कोई सेमिनार टाइप कुछ चीज़ था, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया हुआ था। ज़्यादा क्या बताऊँ, स्ट्रैटेजी का रोल था। तो वहाँ के एक मैनेजर से पूछा, भाई ये आश्रम तो बहुत अच्छा दिखता है। बोला, ये आश्रम क्यों बोलते हो, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये आश्रम थोड़ा ही है। मैंने कहा यार क्या बोलते हो, बाबा का ऑर्गेनाइजेशन है, बाबा लोग रहते हैं यहाँ पे, ये कॉर्पोरेट कैसे हुआ? बोला, ये सारे बाबा लोग जो देख रहे हो ना, ये गंगा के किनारे सैकड़ों एकड़ की ज़मीनें हैं हर किसी की। ये साल के ना 11 महीने अमेरिका में रहते हैं, सिर्फ 1 महीने ऐसे सेमिनार वेबिनार करने के लिए आते हैं, यहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब चलाते हैं। दुनिया को ये लगता है चैरिटेबल चल रहा है, या कुछ चैरिटेबल नहीं चल रहा है, मोटा कमाई का धंधा है, कॉर्पोरेट हैं ये लोग। इनसे बड़ा कॉर्पोरेट कोई नहीं है दुनिया में। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, इतना पैसा है मोटा। तो जब स्ट्रैटेजी, बाबा स्ट्रैटेजी पढ़ाना छोड़ देंगे किसी दिन, ऐसे ही अचानक सपना आएगा कि सुबह सुबह प्रभु आए, तो हम भी जाएंगे वहीं, हम भी खोलेंगे स्ट्रैटेजी बाबा की जय, बड़े टीके चंदन लगाएंगे एकदम, पूरा एकदम दाढ़ी वाड़ी और थोड़ा बढ़ाएंगे और बैठ जाएंगे साहब, ठीक है, भजन करने स्ट्रैटेजी बाबा बन के। ठीक है, तो वहाँ हर किसी को स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, अपने को भी पड़ेगी उस समय। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एडॉप्टिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू अट्रैक्ट बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर डेमोग्राफी में पॉपुलेशन बढ़ता है तो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है, जरा बताना।
पॉपुलेशन बढ़ता है और पॉपुलेशन में यंगर पॉपुलेशन बढ़ता है, लोगों में हायर एजुकेशन के प्रति रुझान बढ़ता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? क्या बात है। तो इन्वायरमेंट को समझते जाइए और इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ते जाइए आईसीआई भवन के साथ, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है स्ट्रैटेजी इस इंस्टीट्यूशन की। आईसीएसआई वाले, सीएमए वाले, सीमा लंदन वाले, सीपीए वाले, चाहे नेशनल कॉम्पिटिटर हो या इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हो, वो अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? जरा बोलते जाओ और कंक्लूड करते जाओ, अपनी बातों को मिलाते जाओ। भाई आईसीआई को सब्सक्रिप्शन क्यों देना पड़ता है? आपसे एजुकेशन फी क्यों लेनी पड़ती है? आपसे ट्यूशन फी क्यों चार्ज करनी पड़ती है? आपसे मेंबरशिप फी क्यों लेनी पड़ती है? आपको बहुत सारी बुक्स एंड स्टडी मटेरियल बेच करके पैसे क्यों कलेक्ट करने पड़ते हैं? क्योंकि इस आश्रम को चलाने के लिए, जो वन ऑफ द रिचेस्ट आश्रम है इंडिया का, उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसको फंडिंग मिलती है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? तो बेटा ये उसकी स्ट्रेंथ है। बोर्ड ऑफ स्टडीज बहुत अच्छा R&D करती है, सुनना ध्यान से। स्वॉट बना रहा हूं ये बैठे बैठे बिना, अरे क्या जरूरी है कि गूगल करके और फिर स्वॉट दिखाऊं, उससे क्या फायदा, बना देता हूं ना बातों बातों में। और देखो भाई सीधी सी बात है, बोर्ड ऑफ स्टडीज है, उनके पास फैकल्टी है, उनके पास R&D की टीम है, एएस इंडेस डेवलप करते हैं, बनाते हैं, आपके लिए मटेरियल बनाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, क्या बात है, अरे सारे जवाब दो, है ना, एकदम टनाटन जवाब देने का। यू आर स्टडिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रॉम ओम त्रिवेदी, जस्ट आंसर, कीप ऑन आंसरिंग, या थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वो नए नए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म लेके आते हैं, लाइव वर्चुअल क्लासेस लेके आते हैं, जिसपे वीडियो बार बार जिप जिप करती है। मतलब कैसे करती है? वो लूप मारती रहती है, नहीं वो रेंडर ही नहीं होती उनका वीडियो। ये उनके लिए स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? बड़ी घटिया क्वालिटी की है ना, वीकनेस हो गई, मतलब अच्छी बात नहीं है। मैं खुद एलवीसी ले चुका हूँ, पका देते थे कभी कभी, नेट इतना स्लो होता था उनका कि गेटिंग द पॉइंट। तो अच्छा, उनकी जो बोर्ड ऑफ, जो उनका बोर्ड है, जो उनका काउंसिल है, उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, या उनकी स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? बहुत सारा मिसमैनेजमेंट करते हैं, एग्जाम नज़दीक आ जाता है और ड्रामेबाजी चालू रहती है, डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? आईसीआई का प्रेसिडेंट, पिछले बार देखा मैंने पैंडेमिक के टाइम में, वो आईसीआई का प्रेसिडेंट लगता ही नहीं था। आईसीआई की नोटिफिकेशन बाद में आती थी, कोई काउंसिल मेंबर अपने ट्विटर हैंडल पे पहले डाल देता था। तो ये सब क्या है? मिसमैनेजमेंट है, गलत बातें हैं। इंस्टीट्यूट को अनाउंस करना चाहिए, वो पेरेंटल बॉडी है, रिस्पेक्टेड बॉडी है, वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट, राइट। सो ये इंस्टीट्यूट की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ है। ऐसे काउंसिल मेंबर वीकनेस साबित होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। गवर्नमेंट ने, नाफरा ने क्या कर दिया? ऑडिट की, ऑडिट से आप लोगों को कह दिया कि हटा दिया जाएगा, इतने सारे लाखों ऑडिट आपके हाथ से चले जाएंगे। ये भी एक इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है? ये आपके लिए थ्रेट है माय डियर फ्रेंड्स। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, स्टॉक एक्सचेंज का मूवमेंट पॉजिटिव है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमी बूम कर रही है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी है। बात समझ में आ गई सबको? तो सर देखो, आ जाओ, है ना, अभी समझ में आ गया सबको, ठीक है। हैज ज्वाइंड हैंड्स विद द इंडस्ट्री। आईसीआई ने नया सिलेबस बनाया, इंडस्ट्री के साथ हाथ मिलाया, इन ऑर्डर टू डिलीवर एजुकेशन टू मेक ग्रेजुएट्स मोर एम्प्लॉयबल। क्या किया? अभी जो नया सिलेबस आपको लाके दिया है, या ओल्ड वालों को नए अंदाज में पूछ रहे हैं? मैं क्या बोलता हूं हमेशा, चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड रीजंस। ये भी जरूरत पड़ती है। एजुकेशनल डिलीवरी सिस्टम हैज ऑल्सो अंडरगोन कंसिडरेबल चेंजेज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। और पेंडेमिक में तो खास करके ऑनलाइन कॉलेज डिग्रीज आर बिकमिंग कॉमन एंड रिप्रेजेंट अ थ्रेट टू ट्रेडिशनल कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का आ जाना आईसीआई के लिए थ्रेट है। सीएफए को परमिशन दे देना, उसको ऑथराइज कर देना। अगर ऐसे ही 2-4 बॉडीज को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज कर देती है, या उनको पूरा सर्टिफिकेट इशू कर देती है उनको, तो फिर क्या होगा? आपके लिए थ्रेट होगा। सर आपको इन सब चीज़ों से डील करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है। एंड आई एम श्योर कि जब तक सूरज चांद रहेगा, आईसीआई तेरा नाम रहेगा। बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आ जाओ भैया। ऐसे ही हम हॉस्पिटल के बारे में बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में बात कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया। एक क्वेश्चन मान के चलिए कि इस अटेम्प्ट में इसके लिए
एक क्वेश्चन मान के चलिए कि कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस लेवल के लिए, अब एमसीक्यू में रहेगा, डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, 2 3 4 5 किधर को रहेगा, लेकिन दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रहना है। सो गेट रेडी फॉर दिस। सर ऐसा है, चैप्टर 2 में एंट्री मारने से पहले चलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा क्वेश्चन बैंक के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन जहाँ पे कल हमने शुरुआत करी थी बेटा जी। अब जितने टॉपिक बचे थे उसके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आइए मेरे साथ, आओ भाई लोग। इतना सब कुछ क्लियर है ना बॉस? बोलो यस और नो। क्रिप्टो करेंसी कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी है और कुछ के लिए थ्रेट है। ये क्वेश्चन बैंक कहीं से नहीं मिल सकता है। इस क्वेश्चन बैंक के बारे में टेंशन ना लो। इसके जो केस स्टडीज हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। जो नोट्स मैं रेफर कर रहा हूँ उसका वर्जन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। ये क्वेश्चन आपको स्टेशनरी नहीं चाहिए, बस इसको मेरे साथ डिस्कस करो और छोड़ दो। मैं पहले दूसरे पिछले 20-22 दिन से सारे बच्चों को ये बात बोल रहा हूँ कि बस इसको डिस्कस करो, मेरे साथ पढ़ो, मैं सारा रीड करा देता हूँ और इसको भूल जाओ। क्यों तुम स्टेशनरी कलेक्ट करने के चक्कर में पड़े हो? एक बुक और दे दो, इधर से ले आओ, उधर से ले आओ, उस चैनल से ले आओ, मत लो, डिस्कस करो मेरे साथ, भूल जाओ। हो गया, ये तुम्हारे स्टडी टाइम में ही काम खत्म हो जाएगा इसका। डोंट वरी, जस्ट डू इट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। देखो भाई, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, नवंबर 18 में आया था। आंसर लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखो भाई, अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो अंडरलाइन कर लेना, दैट कम्पीट्स इन सेवरल डिफरेंट बिजनेसेस, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेंट डिविजन्स टू मैनेज ईच ऑफ दीज, ठीक है। और वो कैसा है? देयर आर, सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस, ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आए, इनका ओरिजिन कहां से हुआ। सो दिस वाज द ओरिजिन। सर इसके हाफ नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ, ऑब्वियसली 1 2 3 हाफ नंबर मिलेंगे इसके। अब आप कॉर्पोरेट लेवल को डिफाइन कीजिए बहुत अच्छे से। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा। डिफाइन करेगा मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइंस व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमॉन्ग डिफरेंट बिजनेसेस एंड सो ऑन, रेस्ट एट द कॉर्पोरेट लेवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम CRM स्क्वायर का भी जिक्र कर सकते थे। तो सर ये एक और लेवल हो गया। RTP में भी इसी क्वेश्चन आए आपके, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट लेवल हो गया, 1 मार्क्स इसके मिलेंगे। फिर बिजनेस लेवल बताओगे, दूसरा इसका मिलेगा, फंक्शनल लेवल का ये मिलेगा। और फिर अगर आप कंक्लूजन दे सकते हो विद एन सुटेबल एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने रखा है, टाटा एंड सन्स का एग्जाम्पल दे दिया है। 2 मिनट, 1 मिनट या हाफ मिनट लगेंगे आपको लिखने में, जितनी स्पीड से आप लिख सकते हो। अगर जरूरी नहीं डायग्राम बनाओ, आप लिखो कि भाई टाटा एंड सन्स एज अ ग्रुप इज अ कॉर्पोरेट लेवल। देन देयर इज टाटा मैग्रो हिल एजुकेशन, टाटा जिसके लिए मैंने काम किया, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा इंडिकॉम, टाटा पावर, TCS, दीज आर बिजनेस लेवल एंड देयर आर फंक्शनल लेवल। अगर आप इसको प्रॉपरली तीनों को एग्जाम्पल दे के देते हो, 1 नंबर आप इसके लिए। अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन में आपको पूरे 5 के 5 मिले, तो आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना ही होगा, ठीक है। तो आप इसको सीख चुके हो मेरे साथ, इसके लिए अलग से स्टेशनरी लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने स्टडी मैट, मेन बुक, अपने नोट्स पे फोकस करो, ये सब मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ। दिस इज अ प्रैक्टिस मटेरियल। एक क्वेश्चन मैंने कर लिया तो दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कोई नया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज यूजफुल इन गवर्नमेंट एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। तो आप रादर देन गोइंग टू स्ट्रेट टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इसका एक इंट्रो लिखोगे। इंट्रो कैसे लिखोगे जरा देखो मेरे साथ, पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी क्लासिफाइड एज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दे हैव, एक बेसिक लाइन है, इंट्रो लाइन है, कोई भी बच्चा लिख सकता है। टिपिकली गवर्नमेंट और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन विदाउट एनी कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, मतलब इनका कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है।
कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एम करता है. वी कैन फाइंड मेनी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड अस विच डू नॉट हैव एनी कमर्शियल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. देयर जेनेसिस मे बी फॉर सोशल, चैरिटेबल और एजुकेशनल पर्पसेस. हमने सर एक इंट्रो लाइन दी जिससे हमने एक्सप्लेन किया कि इन दोनों के बारे में जो हम बात करने वाले हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसीलिए उनकी अब हम डिस्कशन करेंगे. तो बिना इंट्रो के जब हम लिखते हैं ना तो एग्जामिनर को लगता है कि ये रट्टू तोता है. अभी जो मूड है इंस्टीट्यूट का, ये तोता राम है, तो इसको ना इसके हिसाब से वो फिर उसी हिसाब से तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी देखता है, उसका दिल खुश हो जाता है. और मैं हमेशा कहूँगा 120% पे जाओ. 20% आपकी कंटिजेंसी के है. क्यों है? उसका भी रीज़न है. पता नहीं एग्जामिनर सुबह सुबह बीबी से लड़के बैठा हो और तुम्हारी कॉपी उसके हाथ में हो. मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, फिर बोल देता हूँ भाई, उस दिन तुमको नंबर नहीं देने वाला वो, तुमको नंबर छीनना पड़ेगा उससे. उसके कॉलर में, उसके गिरेबान में हाथ डाल के उससे विद ड्यू रिस्पेक्ट मांगना पड़ेगा भाई. और वो आप जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे उस पर डिपेंड करेगा. दूसरी बात, अगर वो सुबह सुबह जो आजकल ट्रेंड में है कि पैग लगा के बैठा हो, या रात का हैंगओवर ना उतरा हो, या रात को पैग लगाने के बाद कॉपियां लेके बैठा हो कि बस आज रात तो सारी कॉपियां निपटानी है इंस्टीट्यूट से जितनी मिली हैं, भाई कांड कर देगा वो. तो उसका नशा तोड़ना पड़ेगा अपनी प्रेजेंटेशन से इंप्रेस करके. जैसे विश्वामित्र को मेनका ने उसका नशा तोड़ दिया था. विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, मेनका ने आके ऐसा डांस किया कि बस ताता धिन्ना हो गया उनका बाबा का. तो वैसे ही तुमको उसका नशा तोड़ना पड़ेगा. वो तुम्हारे कंटेंट की पावर से टूटेगा, जरूर टूटेगा. आई एम श्योर अबाउट दिस. और तीसरी बात, उसको अपने लाइफ में कभी इस पेपर में 50+ ना आया हो, या उसकी गर्लफ्रेंड को ना आया हो, या उसकी टू सो कॉल्ड बीबी को ना आया हो, वो तुमको नहीं देगा, तुमको उससे लेना पड़ेगा. ठीक है? ये 3 कंडीशन छोड़ के वो तुमको इस प्रेजेंटेशन पे पूरे 5 में 5 नंबर देगा. बाकी है ना, तेरा भाई कॉपी चेक करेगा. हाँ सही बात है. तो ये तीनों कंडीशन में यू हैव टू फिट विथ हिम, तो हिम और हर. तो भाई उसके साथ आपको कंटेंट में मार्क्स छीनने पड़ेंगे. अब दूसरी बात करते हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली बाय काउंटलेस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मेनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आउट परफॉर्म प्राइवेट फॉर्म्स एंड कॉर्पोरेशन ऑन इनोवेशन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. डिफरेंट लेवल पे कई पब्लिक सेक्टर की कंपनियां या कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, ऐसे फॉर्म्स बीट करते हैं. ठीक है ना? अगर मैं बात करूं टाटा सोशल साइंसेस की, तो उसका ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट है, जबकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट है. कई आप कॉलेज यूनिवर्सिटी देखोगे, उनका मैनेजमेंट इतना जबरदस्त होगा कि बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां शर्मा जाएं. नहीं, डिपेंड करता है उसका वाइस चांसलर कैसा है, नहीं उसका एडमिनिस्ट्रेटर कैसा है. कई आईएएस ऐसे आते हैं और वो गवर्नमेंट के शुगर मिल को इस तरह से मैनेज करते हैं कि प्राइवेट कंपनियां नहीं कर पाती हैं. हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े भैया, हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल झोला छाप, और वहाँ से आईएम तक पहुँच गए. हमारे टीचर इतने ग्रेट थे कि बड़े बड़े, मतलब हमारे टीचर इतने ग्रेट थे, हमें इतना प्यार से पढ़ाते थे, इतना दिल से पढ़ाते थे कि बड़े बड़े पब्लिक स्कूल के बच्चे पानी भरते थे हमारे सामने. देखो ना, मैं कहता रहा हूँ, झोला छाप स्कूल से पढ़ के आईएम की डिग्री लेके आ गया. तो मेरे टीचर्स का ही तो रोल है, कंट्रीब्यूशन है उसमें, और किसका है? स्कूल की तो वही सरकारी स्कूल था, उस समय स्कूल ही वही था हमारे इलाके में पूरा फेमस, और वही था जो था माई बाप. वहीं से पढ़ना है, वहीं से निकलना है, बात खत्म. अपने को हिंदी, संस्कृत, उर्दू ऐसी 3-4 और जर्मन ऐसी सारी लैंग्वेज आती है, अपन बात कर सकते हैं. अब ले लो, अब बताओ, इतना उन्हीं टीचर्स ने समझा दिया. तो क्या है ये? मतलब कहीं भी हो सकता है. और देखते, compared to for-profit firms, not-profit and government organization often function as monopoly, produce a product or services that offer little or no measurability of performance and are totally dependent on outside financing. से फॉर एग्जाम्पल जब BSNL था तो क्या दिक्कत थी? भाई साहब नहीं लगेंगे, ये तो बाद में हुआ ना. BSNL भाई साहब नहीं लगेंगे, ये तो बाद में हुआ. पहले तो वही BSNL सबसे बढ़िया था, वही सब कुछ बढ़िया काम कर रहा था, फॉर प्रॉफिट गवर्नमेंट का ही था, तो क्या था? ठीक है ना, बढ़िया काम कर रहा था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था. वो तो हमने उसको डुबाया, क्योंकि जियो और एयरटेल नहीं तो कैसे राज करते कंट्री के अंदर. तो ऐसा हो सकता है. ठीक है ना, और उन्हीं की मोनोपोली थी, बात खत्म. स्पेशली फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड एन एक्सेलेंट व्हीकल फॉर डेवलपिंग एंड जस्टिफाइंग रिक्वेस्ट फॉर नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट. तो सर उनको फंडिंग की तो जरूरत होती ही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो. ठीक है ना, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. और अच्छा होगा तो सर यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा, और बाकी के 3 नंबर यहाँ पे. अच्छा होता
अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इन्वायरमेंट के बारे में एक एक पैरा और डिस्कस कर देते, ये मेरी तरफ से एडिशनल सजेशन है कि आप उसके बारे में एडिशनली डिस्कस करके, ठीक है, आप थोड़ा सा 2 पॉइंटर और जोड़ दो तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। रेस्ट इफ यू हैव टाइम यू डू दैट, अगर नहीं है तो हाँ नहीं भाई, अब हम लोगों के लेवल पे जो टीचर होते हैं ना, जो प्राइवेट टीचिंग और जो इस तरह से प्रोफेशनल टीचिंग कर रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन स्कूल के टीचर्स तो बहुत कमाल के थे हमारे। उन्होंने हमें बहुत 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 काबिल बनाया। आज मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बातें कर पाता हूँ, ये मेरे टीचर्स की देन है। मेरे टीचर क्लास स्कूल के बाद 3 बजे के बाद घर पे बुला के अपना चाय और खाना खिला के घंटों हमसे बोलने की प्रैक्टिस करवाते थे। हमें अलग अलग स्पीच कंपटीशन में, डिबेट कंपटीशन में, ग्रुप डिस्कशंस में लेके जाते थे अपने खर्चे पे। कहाँ मिलेंगे ऐसे टीचर? वट एवर वी आर, वट एवर आई एम ड्यू टू माई टीचर्स। ठीक है, ऐसा नहीं था मेरे घर में पैसे नहीं थे, लेकिन वो टीचर इतने कमाल के थे कि वो अपनी तरफ से इतना एफर्ट डालते थे, लड़का इंटेलिजेंट है, इसको कुछ अच्छा कराना है लाइफ में। तो फर्क पड़ता है भाई, टीचर मेंटोर अच्छा मिले तो बात बनती है। यस, अब आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन है जो आरटीपी में 18 का है, स्टडी मैट में भी है। ये क्वेश्चन देखते हैं जरा इंस्टीट्यूट ने कैसे फ्रेम किया और हमने इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे स्ट्रक्चर किया है। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखिए, दिल लगा के देखिए। हेल्थ वेलनॉ इज अ दिल्ली बेस्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग द ऑफिस गोअर्स। अच्छी बात है, हर आजकल ये नया कल्चर भी है और अच्छा है, होता है, हर सोसाइटी में होना भी चाहिए। It organizes free of cost programs to encourage and guide office goers on matters related to the stress relief, yoga, exercises, healthy diet, weight management, work-life balance and so on। बहुत ज़रूरत है यार आजकल लोग अपने टाइम होता है ना तो गार्डनिंग नहीं करना पसंद करते। टाइम जैसे ही मिला मोबाइल लिए लैपटॉप पे और उधर जाके एक चेयर डाली और लॉन के अंदर ऐसे बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं था, ये मोबाइल ने इतना लफड़ा कर दिया अपनी लाइफ में। पहले लोग ना उतना टाइम मिलता था, थोड़ा लेजर मिलता था ना, जाकर के वहां पे थोड़ी गार्डनिंग कर लेते थे, थोड़े अच्छे 2-4 गुलाब के फूल, ये वो थोड़े फूल लगा लिए, कुछ कर लिया, अरे वाह, कंट्रीब्यूट करते थे इन्वायरमेंट में। अब ऐसा नहीं है, वो मोबाइल ने ना वो सब, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये यूट्यूब ने ना सब लूट लिया हमारा। Many business organization and resident welfare associations are taking services of health wellness in Delhi and adjoining areas and make financial contribution। लाइन ध्यान से पढ़ना, एंड मेक फिनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब सारा मारा मारी इसी का है। किसको ज़्यादा मिलेगा, हेल्थ वेल नाउ को मिलेगा कि हेल्थ वेल नेवर को मिलेगा? नोबडी नोज। ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन होंगे दिल्ली के आसपास, ऐसा नहीं है कि ये हेल्थ वेल नाउ ही अकेला घूम रहा है। गेटिंग द पॉइंट? टू इट्स कॉज द हेल्थ वेल नाउ इज एबल टू जनरेट सफिशियंट फंड टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस। रिक्वायर्ड क्या है आपसे? हाउ फार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रेलिवेंट फॉर हेल्थ वेल नाउ। डिस्कस। अरे बहुत रेलिवेंट है साहब, पहले ही दिल से आत्मा से जवाब आएगी कि बहुत रेलिवेंट है। गेटिंग द पॉइंट? बहुत रेलिवेंट है सर इसके लिए। तो स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे बेटा? आप देखो पहले ध्यान से, सारे लोग पढ़े, प्यार से सुनना, ठीक है? तुम्हें लग रहा होगा कि सर अभी तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्यों पढ़वा रहे? मैं वो काम कर रहा हूं जो आपसे कोई और नहीं करवा रहा था, ठीक है? मतलब बाबा ज्ञान दे के निकल लेते हम लोग। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर रेलिवेंट फॉर हेल्थ वेल नाउ। सबसे पहली लाइन तो आपको यही चिपका के देनी है, वो इतना सुनना चाहता है, मतलब आपसे कंफर्मेशन चाहता है एग्जामिनर, तुमने ये बात उसको कहा कि नहीं कहा। मतलब कहे ना, कहते हैं ना वो मूवी थी ना, कहो ना प्यार है। अरे भाई बोलो ना, है कि नहीं है यार? बोलो आई हेट यू, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? यू विल हैव टू से समथिंग। तो बोलो भाई पहले। कई बच्चे नहीं शुरू हो जाते ज्ञान लिखना, ये लिखा ही नहीं। बोलो, ये होता है ना प्रॉब्लम, दिल पे हाथ रख के बोलो, ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं? ऑडिट में भी होती होगी, ईआईएस में भी होती होगी, एसएम में भी होता होगा, लॉ में भी होता होगा। अपन चालू हो जाते हैं, अपने दिमाग में वो बड़ा वाला ज्ञान चलता है, वो बेसिक भूल जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? यस। उसके बाद आप एक बात कभी नहीं भूलें, जब आपके पास इस नेचर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, जहां एक पूरा बैकग्राउंड हो, पूरी भूमिका बंधी हुई हो हेल्थ वेल नाउ की, हेल्थ वेल नाउ इज वेरी रेलिवेंट हियर एंड इंपॉर्टेंट हियर। मेरा सारा आंसर इसी बंदे, इसी कंपनी के लिए है, ध्यान रखना। 5 नंबर आपको बाद में मिलने हैं, पहले आपको अपना दिल और जान देना है हेल्थ वेल नाउ को। अगर आपने इसको फोकस पे रख के आंसर नहीं लिखा, एग्जामिनर आपके 50% मार्क्स पहले ही घटा देगा, ठीक है? जो मार्केट में र्यूमर चलता है उस पर मत चलना मेरे दोस्त, कि ऊपर वाला तो
कोई मतलब नहीं होता, जो भी है सब नीचे है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो आपको इसकी सिनॉप्सिस लिखनी पड़ेगी। सिनॉप्सिस मतलब फैक्ट ऑफ द केस, जिसको लॉ में बोलते हो आप। इसका समरी, इसका ब्रीफ कल भी बताया था, आगे नहीं बताऊंगा, एक दो बार बताता रहूंगा, आपको आदत पड़ जाएगी। Organization can be classified as commercial, non-commercial on the basis of interest they have. Health Well Now falls in the category of non-commercial organization. ये सब आपको बताना पड़ेगा। और हेल्थ वेल नाउ क्या करता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। वाइल नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हैव ऑब्जेक्टिव दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बार बार रिपीट होगा। कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी ना, इतनी बात याद रखने का, हर जगह चिपकाने का, शर्माने का नहीं चिपकाने में। ये अपने को बोनस पॉइंट है, ठीक है ना। तो आधे नंबर यहां मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एम्प्लॉय द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल टू एफिशिएंटली यूज देयर रिसोर्सेज, जनरेट सफिशिएंट सरप्लस टू मीट डेली एक्सपेंसेस एंड अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। बस कुछ नहीं, ऊपर वाले का ही ज्ञान दोबारा से प्रेजेंट कर दिया। इनफैक्ट मेनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आउट परफॉर्म प्राइवेट फर्म्स एंड कॉर्पोरेशन ऑन इनोवेशन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये भी एकदम स्टैंडर्ड लाइन है। आधा नंबर इसका मिलेगा, 1.5 नंबर यही लूट लिया हमने। ध्यान से सुनो, सिर्फ इनको मैनेज कर दिया हमने, 1.5 नंबर लूट लिया। ध्यान से सुनना। अब आगे चलते। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन हेल्थ वेल नाउ, नेवर फॉरगेट राइटिंग हेल्थ वेल नाउ। एग्जामिनर को बताना है बेटा मैं हेल्थ वेल नाउ के बारे में ही लिख रहा हूं, किसी चाचा ताऊ अंकल किसी टीचर के बारे में या किसी दूसरी कंपनी के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं लिख रहा। नीड टू कवर एस्पेक्ट सच एज नंबर 1 सफिशिएंट फंड जनरेट करना सो दैट कि अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए, क्योंकि आश्रम मूवी का डायलॉग है ना, आश्रम चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एफिशिएंटली रीच ऑफिस गोअर्स एंड हेल्प देम टू हैव हेल्थ इन लाइफ। अगर ये नहीं करोगे, कस्टमर के लिए वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे, तो तुमको ये फंडिंग क्यों देगा? नहीं, फिर तुमको मनी प्रीत नहीं, हनी प्रीत नहीं, मनी प्रीत चाहिए, सीधी सी बात है। तो मनी प्रीत चाहिए तो ये भाई इसकी सेवा करो, हनी प्रीत की मत करो बाबा। प्रोमोट इटसेल्फ टू कवर मोर ऑफिसेस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। यस, कस्टमर बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा अपना प्रचार करो, एडवर्टीजमेंट करो, ज्यादा रीच बढ़ाओ अपनी। हैव अ डीप कोलैबोरेशन विद हेल्थ एक्सपर्ट। जाओ डॉक्टर के पास, डाइटिशियन वाइटिशियन के पास, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, दिल्ली में जाओ, उधर वो एहबास में, एहबास है ना, अलग अलग हॉस्पिटल्स के चक्कर काटो, बताओ भाई। योगा वाले बाबा लोग होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे जो ज्ञान देते होंगे टीवी वीवी पे आके, है ना, उन लोगों से मिलो, बोलो भाई बताओ हमारे बारे में, हेल्थ वेल नाउ सर ये है हमारा कार्ड, है ना, आप सजेस्ट कीजिए सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं सर। आपको 2 सेशंस फ्री में देंगे, आपकी पूरी फैमिली का सेशन फ्री में देंगे सर, कभी हमें मौका दीजिए सेवा करने का, सीखो ये सब करना। तो जब आप उसके साथ कुछ सैंपल बांटने पड़ेंगे ना आपको, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज, वो बांटोगे तो फिर क्लाइंट मिलेंगे, क्या बात है। तो बेटा 3 नंबर इसके मिलेंगे। बस सर 4 पॉइंट लिखने के 3 नंबर। हाँ, कैसे देखा बाटा? 1.5 और 3 4.5, 4.5 मार्क्स हो गए हमारे। अब कंक्लूजन लिखना है हाफ मार्क्स के लिए, जरूरी लिखना है, ये स्टैंडर्ड होगा। एक क्वेश्चन में लिखा, आगे सब जगह यूज करेंगे ना, हर इस टाइप के क्वेश्चन में यूज करेंगे। जरा मेरे साथ पढ़ो, फिर आगे डू करते जाएंगे। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है, तुम लोगों को लफड़ा होता है ना इसमें, तुमको लगता तो बहुत आसान है, बट जब लिखने पे आते हो ना, तुमको समझ में नहीं आता कहां से चालू करे और कहां को खत्म करे। गेटिंग द पॉइंट? तो एक्चुअली ये देखने में आसान है। देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हर चीज देखने में लगता है सुना हुआ है, नहीं, लेकिन सुना हुआ है और उसको एसएम के पर्सपेक्टिव से कॉपी पे उतार देना, दैट इज अ डिफरेंट आर्ट। एंड फॉर दैट यू नीड टू segregate like this, what now, कैसे, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, सीक्वेंशियल एक्टिविटीज क्या होगी, प्रोसेस के फॉर्म में। हम प्रोसेस पढ़ते हैं ना, P1 P2 P3 P4, इनपुट P1 P2 P3 P4 P5 एंड Pn की एक्टिविटीज एंड देन आउटपुट। तो ऐसे ही एग्जामिनर भी देखना चाहता है, इनपुट दिया मैंने तेरे को, बता P1 P2 P3 P4 P5, और उसके हिसाब से फिर तेरे को आउटपुट दूंगा मैं, मार्क्स दूंगा। तो प्रोसेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ते नहीं है हम, इंप्लीमेंट भी करना है। एंड उस प्रोसेस से ये बुक तैयार की गई है। अब तक की सीए इंडस्ट्री की यूनिक बुक है। कभी किसी टीचर ने स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग कैसे की जाए किसी भी थियरी पेपर में, ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है। बाबा ज्ञान जरूर है यूट्यूब पे, बातों से ज्ञान है, करके पेपर पे उतारने का काम मैंने लगभग 6 महीने लगा के किया है। तो इसके लिए आप मेरे को एक बार थैंक यू बोल सकते हैं। नहीं, क्लैपिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे को एक बार थैंक यू बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत मेहनत करिए।
और ऐसा कोई और रिप्रोडक्शन आज के बाद मिले तो ये कॉन्सेप्ट मान लेना कि इसी बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था। और मेरे को इस बात को क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्योंकि मैं खुद एक पब्लिशर हूँ, मैं जानता हूँ कंटेंट की क्या अहमियत होती है और इंडिया में कॉपीराइट एक्ट कितना पावरफुल है इंडिया में, और खुद कॉपीराइट बोर्ड का मेंबर रह चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का। तो मैं इस बात को जानता हूँ कि इंडिया में देयर इज ए राइट टू कॉपी, देयर इज नो कॉपीराइट, ठीक है, एज पर 1957। थैंक यू सो मच, आई एम रियली टच्ड बाय योर रिस्पॉन्स, थैंक यू। चलो अच्छा लगता है, थैंकलेस जॉब नहीं है, अच्छा काम किया हमने। और हर किसी को सोसाइटी में जो भी अच्छा काम करे उसको आपको चाहिए कि आप उसको थोड़ा हिम्मत दें, हर किसी को, कोई भी हो। मेरा कॉम्पिटिटर अगर कुछ अच्छा काम करेगा मैं उसको भी थैंक यू बोलूंगा, मैं बोलता हूं। मुंबई में जाके मुंबई की फैकल्टी की तारीफ करके आता हूं अपने ही पेपर की, WIRC की क्लासेस में। बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं कि सर आपके ही पेपर का आपका कॉम्पिटिटर, आप उसकी तारीफ करके जा रहे हो WIRC के सेशन में, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो ये मेरे बात की गवाही देंगे, क्योंकि मैं अच्छे काम की कद्र करना जानता हूं और तभी मैं अच्छा बन सकता हूं। दूसरे की लकीर को छोटी करके मेरी लकीर कभी बड़ी नहीं होगी, मुझे अपनी लकीर खुद बनानी पड़ेगी और उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड उसमें आप लोग मेरी मदद करेंगे। कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है ना। हाँ दीपांशु, गर्ग पिज्ज़ा तेरे से ना आके खाऊंगा, तो रिजल्ट ले आ पहले, 70 मार्क्स, 70 ले आ, 70 प्लस, उसके बाद पिज़्ज़ा खिलाऊंगा भी, पिज़्ज़ा खाने भी आऊँगा, तेरे को गिफ्ट भी दूंगा, तेरे को मोबाइल भी लेके दूंगा, और बता, जान लेगा मेरी, और बता, 70 प्लस लेके आ। चल भाई, इतना कमिटमेंट कर दिया मैंने, लाओ 70 प्लस जितने ला सकते हो। हेल्थ वेल नाउ मस्ट बी फाइंडिंग एक्साइटेड टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, बात समझ आई? बिल्कुल जरूरत है उसको, एंड देयर बाय हैव एन इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। हेल्थ वेल नाउ का भी तो विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए तो स्ट्रेटजी बनाएगा ना। फॉर प्रॉफिट हो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, क्या उसका मिशन स्टेटमेंट नहीं होता? क्या उसका विजन गोल एंड ऑब्जेक्टिव नहीं होते? होते हैं सर। नहीं, इसी विजन पे चले थे ना अन्ना हजारे, इसी विजन पे चला था ना ये। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी प्रोटेस्ट वगैरह जो भी होते हैं, उसका कोई तो, उनका भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और उनके भी कोई विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं। यस, in addition it can be a strategic management approach to develop and substantiate formal request for additional funding, और इसी के बेसिस पे अपने विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव को दिखा के ही हम मांगते हैं आपसे फंडिंग। अरे बहुत सारे सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप WHO वगैरह भी जाते हैं लोगों के पास, कहते हैं पैसा दो। UN, यूनाइटेड नेशंस भी अमेरिका को, इंडिया को, हर कंट्री को बोलता है कंट्रीब्यूट करो भाई, हम पूरी दुनिया की सेफ्टी के लिए, पूरी दुनिया में कंसेंसस के लिए, पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, पूरे कंट्रीज ने मिलकर हमें बनाया है, तो पैसा तुम ही दोगे ना, पीस कीपिंग फोर्स जाएगी तो ताऊ के पैसे से जाएगी। UN का प्रेसिडेंट कहां से लाएगा? आप ही से मांग के लगाएगा। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई ऐसे क्वेश्चन में, जो आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन में लिखना है, पूरे 5 के 5 लेने हैं तो, और इंप्रेशन धांसू जमाना है तो एग्जामिनर के ऊपर, तो आपको क्या क्या चीज़ें सेग्रीगेट करके लिखनी है। सबसे पहले उस कंपनी की बात शुरू करनी है, यस नो में जवाब देना है, सिनॉप्सिस लिखना है, फिर जो सिचुएशन है उसको इंटरप्रेट करनी है, फिर उसके कोर पॉइंटर पे आना है कि उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है। जहां ना समझ में आए, जहां कोई अटपटा सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, तो ये कॉमन पॉइंट लिखने के बाद अगर पॉइंटर लिखने में आपको दिक्कत आए तो आप उसका बिजनेस एनवायरनमेंट, खास करके माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स की लिस्टिंग के बेसिस पे उनको इमेजिन कर करके आप पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। आप उसका पॉइंट लिखेंगे, जेनेवा संधि, बिल्कुल ठीक है। ये आपको एक हिंट दिया, एक आपको टिप दिया लिखने का, कैसे लिखना है। जैसे मैं डिस्कस कर रहा था किसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को, ICI को, जैसे मैंने डिस्कस किया, बेसिस दैट यू कैन prove the importance of strategic management in the life of that educational institution, medical institution, government agencies, or any not-for-profit, non-commercial organization. I think this is clear to you, and I am happy that this is clear to you. Similarly, एक क्वेश्चन है RTP May 19 का डू गुड ग्रुप वाला, आप उसी तरह से करेंगे, सिमिलर लाइंस पे है ये। आपको आपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा, आप कर लेंगे, मेरे को कॉन्फिडेंस है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो स्टडी मैट का है, हेल्प बडी वाला, सेम ही लाइन पे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। डू यू थिंक मयंक इज, नहीं ये अलग क्वेश्चन है, पढ़ते आओ भैया, ये अलग क्वेश्चन है अलग क्वेश्चन है।
हेल्प बडी इज ए नॉट, नहीं सेम ही क्वेश्चन है। हेल्प बडी इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी, ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। टू पुअर एंड नीडी टू हाईली अफोर्ड कॉस्ट एट हाईली अफोर्डेबल कॉस्ट। द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू मैनेज इट्स अफेयर्स, जैसे एनजीओ वगैरह करते हैं। Mayank, who is running the organization, believes in taking things as they come and will change the level of activities based on funds available. Same ही question है. Do you think Mayank is right in taking things as they come? ठीक है. What will you advise him? It is not advisable for HelpBuddy and Mayank to take things as they come. बिकॉज उसको स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, उसको उसके हिसाब से फंड का और मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना पड़ेगा। और जो दूसरे फॉर्म्स हैं जो उससे कंपीट कर रहे हैं आइदर फॉर प्रॉफिट वाले प्राइवेट या उसी के दूसरे फॉर्म्स जो उसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं उनके साथ कंपीट करके उनको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स एंड फंड्स उसको अवेल करना पड़ेगा, कस्टमर टारगेट सेगमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा फंडिंग आए और वो सस्टेनेबल बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को चला पाए। ठीक है, इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। एंड यस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसकी लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मयंक उसको लीड कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मयंक की होगी। ठीक है, एंड कंक्लूजन आप ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम ही लाइन पे होते हैं, बस कंपनी का नाम हेल्प बडी हो जाएगा हेल्थ वेल नाउ की जगह, इतना सा डिफरेंस है एंड रेस्ट इज ऑल राइट। आगे बढ़ जाए क्या? दूसरे थ्योरी पेपर्स में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यस, जरूर कर सकते हैं, मतलब इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन स्टडी मैट का है, करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। धर्म सिंह, क्या बात है धर्मेंद्र जी, आइए। मुझे लगता है क्वेश्चन बनाने वाला धर्म जी का बहुत बड़ा फैन था, हेमा मालिनी का नहीं था, कोई बात नहीं, चलेगा। The procurement department head of Cyclix, a mountain biking equipment company, was recently promoted to look after sales department along with procurement department. Okay, अभी promote कर दिया इनको। His seniors at the corporate level have always liked his way of leadership and are assured, assured that he would ensure the implementation of policy strategies to the best of his capacity. क्या है? Implementation of policies and strategies at the best of his capacity, but have never involved him in decision making for the company. याद रखिएगा, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया, उसको बोला बंदा इंप्लीमेंट अच्छा कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। लेकिन ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखते आगे क्या हुआ। डू यू थिंक दैट दिस इज राइट अप्रोच? वैलिडेट योर आंसर विद लॉजिकल रीजनिंग अराउंड मैनेजमेंट लेवल एंड डिसीजन मेकिंग। देखो, दो टाइप के डिसीजन मेकिंग होते हैं, एक को हम जेनरिक डिसीजन मेकिंग बोलते हैं जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होते हैं, गेटिंग द पॉइंट, और दूसरे को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जहां हम स्ट्रेटजीज को डिटरमाइन करते हैं, वहां डिसीजंस लेते हैं। दो अलग अलग लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे व्हेन दे आर फॉर्मुलेटिंग or choosing the best course of action, there we need strategic decision making, how to determine, how to finalize the strategy, strategic decision making, how to work efficiently, how to execute any given function or operation, there we need normal decision making day to day activities में। ये दो बातें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, समझ में आ गया आपको। मैनेजर लोग क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। टॉप मैनेजमेंट के सीईओ वगैरह क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक ग्रुप के लोग क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, सीधी सी बात है। Functional managers provide most of the information that make it possible for the business and corporate managers to formulate realistic and attainable strategies. सही बात है। ये भाई साहब को कहाँ भेज दिया है? फंक्शनल लेवल पे, क्योंकि इनको इंप्लीमेंट करने के लिए भेज दिया है। दिस इज सो बिकॉज फंक्शनल मैनेजर्स लाइक धर्म सिंह, सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि धर्म सिंह है क्या। उसके लिए आपने दो तीन बातें यहाँ पे अंडरलाइन की थी। क्या अंडरलाइन की थी? उनको सेल्स डिपार्टमेंट के बाद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया, और दूसरा उनकी जिम्मेदारी दे दी इंप्लीमेंटेशन के, और तीसरा उनको डिसीजन मेकिंग से बाहर कर लिया। तो इसका मतलब वो ऑपरेटिंग प्लान्स को एग्जीक्यूट करने लायक बचे बेचारे, उनको फंक्शनल लेवल पे डाल दिया। बात समझ में आई क्या? इतनी बात क्लियर हो गई क्या? बोलो यस और नो। अब देखते हैं, वो कस्टमर से क्लोजर है। अब फंक्शनल मैनेजर में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज में बिकम मेजर स्ट्रेटजीज, जिसके बेसिस पे आप टॉप मैनेजमेंट में अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जनरल मैनेजर टू लिसन क्लोजली टू द आइडियाज ऑफ देयर फंक्शनल मैनेजर्स एंड इन्वॉइस देम इन डिसीजन मेकिंग। इन्वॉल्व देम,
in decision making, and equally great responsibility for the managers at operational level in strategy implementation. अगर फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा था, इंप्लीमेंटेशन वीक हो गया, एग्जीक्यूशन वीक हो गया, तो कोई भी कॉर्पोरेट या बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी, सक्सेसफुल नहीं होगी. And if they are involved in formulation, the clarity of thought will while implementation can benefit too. तो अगर धर्म जी को, जिनको नीचे की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अगर उनको टॉप लेवल पे हमने उनके बात को सुना होता, उनको उनके इनपुट्स को लिया होता, तो शायद इंप्लीमेंट करना और अच्छा होता, क्योंकि ऑपरेटिंग प्लान्स बहुत अच्छे बनाए जा सकते थे. ठीक है ना. कंक्लूजन क्या है मेरा? द अप्रोच ऑफ साइक्लिक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज नॉट राइट. सही नहीं है. एक ऐसे बंदे को जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सकता था, उसको यहां इन्वॉल्व करना सही डिसीजन नहीं है. दे शुड इन्वॉल्व धर्म सिंह एज वेल एज अदर फंक्शनल मैनेजर्स टू इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस. तो अभी सर कैसा हो गया? सबसे पहले सर आपको 1 नंबर यहां मिलेगा, 3 नंबर यहां मिलेगा पूरे केस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए, और 1 नंबर यहां मिलेगा. इस तरह से आप पूरे मार्क्स लेंगे. ठीक है ना. अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला मामला आ गया. ऐसा ही एक क्वेश्चन है पास्ट ईयर नवंबर 19 का. एक क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में 21 दिसंबर में. मान के चलिए कि एजुकेशनल, मेडिकल या गवर्नमेंट एजेंसी से आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लगाया मैंने ज़्यादा. ठीक है. आई होप ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड. देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस टू कमेंट. रिपीटेशन है, सिमिलर क्वेश्चन लेकिन अलग फॉर्मेट में. एबीसी लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 18 जो जनवरी 21 में आया हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे सारे लोग. जनवरी 21 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा फोकस देके पढ़ेंगे. एबीसी लिमिटेड इज इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस विच इंक्लूड्स अपैरल, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स. अच्छी बात है. द कंपनी इज लुकिंग टू हायर अ सुटेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ठीक है, देखते हैं क्या करने वाला है ये. कंसीडर योर सेल्फ एज द HR कंसल्टेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड. ठीक है भाई साहब. You have been assigned the task to enlist the activities involved with the role of the CEO. Obviously, क्या करने वाले भाई साहब? Name the strategic level that this role belongs to and enlist the activities associated with it. सर इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये कॉर्पोरेट लेवल के लिए होगा और इसको कॉर्पोरेट लेवल को एक्सप्लेन करेंगे. सर 1 नंबर तो अपन इधर ले लेंगे. ठीक है ना. इतनी बात क्लियर हो गई ना. इतना तो डाउट नहीं है ना किसी को कि ये लिख के और कॉर्पोरेट लेवल को यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे मैनेजमेंट को. ठीक है. जो बेसिक डेफिनेशन है वो यहीं निपटा देंगे, ताकि एग्जामिनर को हम जगह ही नहीं देंगे ये सोचने के लिए कि इसने कॉर्पोरेट लेवल लिखा लेकिन रीजनिंग नहीं दिया. ये ले रीजनिंग भाई. ओके. रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होगा? अब बताओ भाई, कॉर्पोरेट लेवल पे क्या करते हैं? कॉर्पोरेट लेवल पे क्या होगा? स्ट्रेटजी बनाना, मिशन गोल, विजन मिशन गोल, ऑब्जेक्टिव सेट करना, कौन कौन से बिजनेस का पोर्टफोलियो क्या होगा ये डिटरमाइन करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना. बोलते जाओ. नहीं, CRM स्क्वायर पे काम करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को टारगेट करना, कोई डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन का डिसीजन है उसके लिए बात करना. नहीं, और बिजनेस लेवल से रिपोर्ट्स लेना, ओवरऑल बिजनेस के पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना, उसका पोर्टफोलियो एनालिसिस करते रहना. यही है ना, बात खत्म. तो CEO के सारे रोल्स क्या होंगे? जो कॉर्पोरेट लेवल के सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो स्ट्रेटजीज हैं वो सारे काम ये करेगा. खत्म कहानी. लाइन से लिस्टिंग कर दो, लाइन से लिस्टिंग कर दो. कुछ नहीं है. अब ऐसा ही मॉड्यूल में नहीं लिखा, एज इट इज ये पॉइंटर्स नहीं लिखे, लेकिन यहां पे इंस्टीट्यूट के आंसर में देखो खुद ही कुछ दूसरे पॉइंट लिखे हैं. क्या किया? यहां पे सारे पॉइंटर को मर्ज किया. ये डिपेंड करेगा अपनी नॉलेज पे कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं. अगर यहां पे कोई इस बात का डिबेट करता हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, वीडियो सबको बराबर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मेरा कोई कनेक्शन वनेक्शन तो कट नहीं हुआ? 1 सेकेंड, सॉरी, कुछ तो हुआ है. नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मेरा ना वो लूप ले रहा था तो मेरे को लगा कि शायद लैग आ रहा है. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, हो गया, डन, थैंक यू. सुनो ध्यान से. अभी कैसा है? अब यहां पे अगर मेरे से तुम पूछोगे कि क्या सर इंस्टीट्यूट ने जो ये आंसर लिखा है ये इंस्टीट्यूट का ये आंसर है, मैंने तो बस इसको थोड़ा बेहतर प्रेजेंट किया है. जैसे कि सर यहां पे लिखा, ये तो आपने लिखा ना, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन दिया, ये मैं कह सकता हूं ICI की लैंग्वेज हो सकती है. चलो यहां पे कॉर्पोरेट लेवल को मैंने डिफाइन कर दिया. लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या हूबहू डिट्टो कहीं ऐसा पैराग्राफ इस तरह से लिखा हुआ था जो ऐसा आंसर लिख दिया? तो इंस्टीट्यूट तो अपनी ही पॉलिसी को गलत साबित कर देता है. अगर आप मार्केट रूमर की सुने तो
कि मॉड्यूल की ही लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, मॉड्यूल सारा रटना पड़ता है। इंस्टीट्यूट खुद चाहता है, मैंने खुद बोर्ड ऑफ स्टडीज के प्रोग्राम में ओपन सेशंस में बोला हुआ है, इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज के डिप्टी डायरेक्टर के साथ बैठ के, क्या भाई देखो मॉड्यूल के पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स हमें एकदम डिट्टो 100% वही लिखने पड़ेंगे जो आईसीआई के हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन, डिस्कस, डिटरमाइन ऐसी बातें आ जाएंगी, एलेबोरेट, वहां आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो विद की टर्म्स। जैसे की टर्म्स मतलब आपको दिखना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेस, लीडरशिप प्रोवाइड करना, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, डाइवेस्टमेंट एक्विजिशन प्रोसेस में जाना। ठीक है, अगर कोई बोले कि भाई CRM², कॉम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट रीच, मैनेजिंग एक्टिविटीज एंड बिजनेस इंटर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये 4 पॉइंटर भी अगर तुम यहां पे लगा लेते तो ठीक है, मॉड्यूल की लैंग्वेज है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। मॉड्यूल ने खुद उनकी चर्चा नहीं करी, उनको दूसरे तरीके से लिख दिया, डाइवेस्टमेंट एक्विजिशन में शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना दूसरे तरीके से लिख दिया, बट मुद्दा वही है, पॉइंटर्स वही है। अभी ये बात समझने की है। ठीक है, यहां मैंने देखो कई बातें प्रूव कर दी आपकी, जो आप गलत नोशन के साथ एक ना ऐसी दुनिया में जाके फंस जाते हो जिससे आप कभी निकल नहीं पाते, आपको फंसाया जाता है ताकि आप राइट लेफ्ट कुछ पूछना छोड़ दो, आप क्वेश्चन पूछना छोड़ दो क्लास में। इसलिए आपको पहले ही कह दिया था बेटा मॉड्यूल रटना है, मॉड्यूल के हिसाब से लाइन बाय लाइन लिखनी है। बच्चा दिन भर मॉड्यूल में घुसा पड़ा है, हाँ पहली लाइन, हाँ ठीक है, दूसरी लाइन, हाँ तीसरी लाइन। अबे क्या कर रहे हो, पागलों के साथ पागल मत बनो, अपना दिमाग लगाओ, इंटेलिजेंट क्रिएटिव बनो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है, ये सब पढ़ लेना। अच्छा जी, मैंने ना कुछ यहाँ पे दिए हैं स्टेट विथ रीजन वाले क्वेश्चन। कई बच्चे मेरे से ये कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन आते नहीं ऐसे। हाँ नहीं आते, फिर आपने क्यों दिए? मैंने इसलिए दिए, मैं जिन बच्चों के पास ये बुक है उनको बताना चाहता हूँ, जिनके पास मेरी प्रैक्टिस मैनुअल है उनको भी बता रहा हूँ, जो मेरी क्लास के बच्चे हैं। बेटा मैंने ये इसलिए दिया है, ये वो टॉपिक्स हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और इंस्टीट्यूट जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाता है ना, अब क्या कर रहा है, उसी के पास्ट ईयर के या उसी के मॉड्यूल के पुराने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन है, या मेरे कुछ 7-8 मेरे बनाए हुए हैं। अगर 20 इंस्टीट्यूट के तो 6-7 मैंने अपने बनाए हैं। वो क्या करता है, ऐसे ही सिचुएशन से ना, बेसिकली ये मॉड्यूल की ही लाइन्स है जिसकी इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट ने दी हुई है। इंस्टीट्यूट क्या कहता है, बड़े प्यार से यहाँ से कॉपी निकाल के इससे छोटा क्वेश्चन बना देता है, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला, तुमको फंसा देता है, या इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना देता है। इसीलिए क्योंकि ये उसके पास है स्टॉक में। और एक बात ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट के पास जो भी स्टॉक में है पास्ट ईयर में, जो भी ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स में कभी भी पूछा है पिछले 50 साल की हिस्ट्री में, अगर ये पेपर था तो कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फिट बैठता हो। तो तुमको हर चीज नजरों से गुजरनी चाहिए ताकि तुमको कॉन्फिडेंस, अरे देखा हुआ लग रहा है, अरे लिख देंगे इसमें, कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नहीं आता। बात खत्म, आगे निकलते हैं, चैप्टर खत्म। चैप्टर 1 इज डन फ्रॉम माई साइड माई डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते साहब, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। लेकिन उससे पहले मैं क्या चाह रहा था कि चैप्टर नंबर 3 करा दूं, नहीं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर हम दोनों को साथ पढ़ते हैं ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, कॉन्सेप्ट भी सिमिलर होते हैं और क्वेश्चन भी दोनों के जोड़ के ही पूछे जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो अभी वो कर देते हैं, आ जाओ। ओल्ड कोर्स वालों, आपका चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आगे निकलते हैं। ठीक है, चले आगे, इफ यू अलाउ। यस, अलाउ कर दिया भाई लोगों ने। चल सिम सिम आ जा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ओल्ड कोर्स में आपका टॉपिक है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसी में पॉलिसी, फ्रेमवर्क, प्रोसेस सब है। ठीक है, एक पार्ट आपने कर लिया, दूसरे पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ गए। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, बाद में बात करेंगे। विजन इज सीइंग द आर्ट, सीइंग थिंग्स इनविजिबल, जोनाथन स्विफ्ट की लाइन है, ये भी आपको पता होगा। क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, देखो भाई। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, प्लानिंग किसे बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग किसे बोलते हैं, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, बस इतने टॉपिक हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखते हैं कहाँ से किया है। सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
कोई बताएगा? ब्रेक क्या लेना है? अब 1.5 घंटे का सेशन है, बस करो और बस घर चलेंगे। नहीं, 1.5 आवर 2 आवर्स डेली विल कंप्लीट इट ऑन टाइम। चलो आ जाओ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग किसे कहते हैं? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? कोई बता सकता है मेरे को? तो छोटी छोटी बातें सुनते जाना, समझना है, कुछ ज्यादा रट्टा रुट्टा कुछ नहीं मारना। ध्यान से सुनो। प्लानिंग का मतलब बहुत ही क्लियर है। प्लानिंग का मतलब होता है अ प्रोसेस टू मेक प्लान्स। एक प्रोसेस जिससे हम प्लान बनाते हैं। अब प्लान का मतलब क्या है? प्लान का मतलब है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू दिस। इसके बारे में मतलब प्लान वो जो अपना रोज हम बनाते हैं, डेली रूटीन जो हम फॉलो नहीं करते, वो प्लान है। बनाने के प्रोसेस को प्लानिंग कहते हैं। डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, आज कितना प्रोक्योरमेंट करें, ध्यान से सुनना, कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करें, कैसे करें, कब कब करें, कब तक के लिए करें, एंड इसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कितना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करें, कैसे करें, किस टाइम में करें, लॉजिस्टिक्स बताएगा। एंड इसके लिए अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग डे टू डे एक्टिविटीज। इस प्लानिंग का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान से सुनना। मैंने सबके देख लिए, सबके एग्जाम्पल देख लिए, सबके आंसर देख लिए हैं। प्लान टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अपना सोच है, अपना अपना। तो ये हो गई प्लानिंग और प्लान। समझ में आ गई बात? जब मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, उसके लिए एक डायग्राम पे लेके चलता हूं। जरा रुक जा मेरे महबूब। ये देखिए, कोई भी कंपनी जब स्ट्रैटेजी बनाती है, क्या बनाती है? स्ट्रैटेजी बनाती है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती है। प्यार से सुनना। तो सबसे पहले उसके पास, जिस डेट को भी हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे ना, हमारे पास करंट इंटेंट होगा, जिसको मैं CI बोलता हूं। करंट इंटेंट मतलब करंट विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। करंट स्ट्रैटेजी होगी। उसके बाद कंपनी क्या करेगी? स्वॉट एनालिसिस करेगी। उसके बाद स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेगी। क्या करेगी? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में सिर्फ स्वॉट नहीं आता, इसके साथ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी आती है, इसके साथ सिनेरियो एनालिसिस भी आता है, इसके साथ सिचुएशन एनालिसिस भी आता है, इसके साथ कंपटीशन एनालिसिस भी आता है, जिसको आप कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी बोलते हो, नहीं, पोर्टफोलियो एनालिसिस भी आता है। मतलब याद रखना, इन्वायरमेंटल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में डिफरेंस है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का पता करते हैं, अपने इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो इन्वायरमेंट्स की एनालिसिस करके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का पता करते हैं और उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज द रॉ मटेरियल ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी। बट हियर व्हाट आर वी डूइंग? ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी है, हमारे पास विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव है। मैं उसको देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, हाउ इफेक्टिव हैज द करंट इंटेंट बीन सो फार, हाउ इफेक्टिव द करंट स्ट्रेटेजी विल बी इन फ्यूचर एंड हाउ इफेक्टिव द न्यू स्ट्रैटेजी विल बी इन फ्यूचर। इसको डिटरमिन करने, इसके लिए हमें बहुत सारे एनालिसिस करने की, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। उसके बेसिस पे ये 3 सवालों का जवाब मिलता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अब हमें समझ में आएगा कि क्या हमें विजन को, मिशन को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को मॉडिफाई करने की, चेंज करने की, फोकस को चेंज करने की, डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। और अगर है तो हमने इनको अपने इंटेंट को, करंट इंटेंट को रिवाइज्ड इंटेंट में बदला, जिसको स्ट्रेटेजिक इंटेंट बोलेंगे इस चैप्टर के अंदर। और उसके बाद वी स्टार्ट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। ध्यान से सुनना। कोई भी कंपनी क्या करती है? स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करती है। स्ट्रेटेजी ग्रुप की जिम्मेदारी होती है।
हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेटजी ग्रुप होता है, स्टोरी सुन लेना ध्यान से, सब बातें ध्यान रहेंगी, प्रोसेस से बता रहा हूं। उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्ट्रैटेजी बनाने की। अगर हमें एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी बनानी है, टर्न अराउंड की स्ट्रैटेजी बनानी है, स्टेबिलिटी की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ऑफेंसिव डिफेंसिव इन कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई भी स्ट्रेटेजिक मूव लेना है, हमको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं खेलेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, बिजनेस हो, फंक्शनल हो, इंटरनेशनल या ग्लोबल स्ट्रैटेजी हो, एनी स्ट्रैटेजी नीड्स टू हैव अ स्पेशल फॉर्मुलेशन प्रोसेस। हमने बहुत सारे आइडियाज दिए, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारा आइडियाज आए, बहुत सारी स्ट्रेटजी सोची। उसके बाद क्या किया, यहां पे दो छोटे छोटे काम किए। एक को हमने बोला फीडबैक और दूसरे को कहा हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जो नॉर्मल डिसीजन मेकिंग से अलग है। से हमारे पास स्ट्रेटजी ग्रुप की तरफ से 20 आइडियाज ऑफ स्ट्रैटेजी आए, लेकिन सारे तो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, पूरे इन्वायरमेंट का, मार्केट का फीडबैक लेंगे और एक्सपर्ट्स का फीडबैक लेंगे, स्ट्रेटजी ग्रुप के लोगों से बैठ करके ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और उसके बाद कहेंगे इसमें से ये 10 चीजें, 10 हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक चॉइस। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की है। इतना कुछ करने की जिम्मेदारी किसकी है, टॉप मैनेजमेंट की है। टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया, कोई भी स्ट्रैटेजी हो फॉर्मुलेट किया, बहुत सारे ऑप्शन आए, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, फीडबैक के बेसिस पे एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का यूज करके स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया कि व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सो दैट यू विल से एट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, जो मैं अब इंप्लीमेंट करने वाला हूं। इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने किया, नंबर 1 स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, नंबर 2 फीडबैक, नंबर 3 स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, इसको कंबाइंड हमने कह दिया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बोलो क्लियर हुआ क्या? कंबाइंड मैनर में इसको हमने बोला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इतनी बात सबको क्लियर हुई या सिर्फ मुझे क्लियर हुई? मतलब इतनी सारी एक्टिविटी को मिला के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। मतलब वो प्रोसेस जिससे हम अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को, बेस्ट ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को डिटरमाइन करते हैं, उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। डे टू डे बिजनेस की प्लानिंग को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं कहते, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। क्या मैंने आपके कुछ पुराने थॉट प्रोसेस को क्लियर किया? बोलो यस और नो। जो आप समझते थे, जो अब मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो डिफरेंट है? और इससे ये क्यों बनाया हमने? क्योंकि इस स्ट्रेटजी से हमें लेना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी भी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने वाली स्ट्रैटेजी मिलती हो, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, फीडबैक, decision making and finding strategic choices. It is a process of that, means a process of determining the future course of action or future course of strategic action of an organization. That is strategic planning. Clear है क्या? Yes. अब इसके बाद of course there will be implementation and then there will be evaluation. ठीक है? और ये वाला फीडबैक बिल्कुल अलग है। ये फीडबैक हमारे ये 20 ऑप्शंस पे फीडबैक देगा, जिसपे स्ट्रेटजी ग्रुप डिसाइड करेगी कि ये 10 इसमें से राइट है, करेक्ट चॉइस है। गेटिंग द पॉइंट? डिटेल में जब क्लास कराता हूं, इसमें 2-3 केसेस कराता हूं, मैगी का और कुछ कुछ करके, ऐसे बहुत सारे केस अपन डिस्कस करते हैं। अभी उतना टाइम नहीं है, यहां केस नहीं डिस्कस करेंगे, मुद्दे पे रहेंगे। ठीक है? तो सर आइए देखते हैं, अब समझ में आएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ डिसिप्लिन्ड प्रोसेस ऑफ मेकिंग की डिसीजंस एंड अग्रीइंग ऑन एक्शंस दैट विल शेप एंड गाइड व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज, व्हाट इट डज एंड व्हाई इट डज इट। ठीक है? मतलब अल्टीमेटली क्या है विजन, क्या है मिशन, क्या है गोल्स, क्या है ऑब्जेक्टिव, और कैसे इसको हम सक्सेसफुली अचीव करें, इसके लिए जो कुछ भी हमने किया वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। ठीक है? नेक्स्ट, की कंसर्न्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आर, सबसे पहले व्हाई डू वी एग्जिस्ट? बिकॉज वी हैव अ विजन, दैट्स व्हाई वी एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, कंपनी क्यों है? व्हाट आर वी डूइंग? वी आर वर्किंग ऑन आवर मिशन। सुनते जाना, जवाब भी लेते जाना। व्हाट आर द मेजर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव? खुद ही बता दिया। बताओ क्या है? 30% ग्रोथ इन नेक्स्ट 1 ईयर। बताओ ना भाई, वॉलमार्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर हुम डू वी डू इट? अरे सर, देयर इज अ कस्टमर, देयर इज अ सेगमेंट, देयर इज बिजनेस इटसेल्फ। अरे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत कुछ करता है। ठीक है ना? हाउ टू इंप्रूव एन एक्सेल? सर एक ही तरीका है, वैल्यू क्रिएट करो ना, मैक्सिमा, हायर द वैल्यू ग्रेटर इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। द मोर वैल्यू यू क्रिएट, द मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू गेन, दैट्स इट। What resources do we need
फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर। सर वो तो स्ट्रेटजी बनाते हुए सोचना था ना, फॉरवर्ड लिंकेज है कि आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, कैसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितना फंडिंग चाहिए, नहीं किस तरह का पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट चाहिए, किस तरह का क्या क्या रिसोर्सेस आपको चाहिए, किस टाइप से आपको चेंज मैनेजमेंट चाहिए, किस टाइप का आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सर वो तो तभी सोचना था। गेटिंग द पॉइंट। एंड सर हु विल बी आवर कस्टमर? सर आवर कस्टमर विल बी अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट। अगर हम ऑटोमोबाइल बना रहे हैं तो सर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग से पता चलेगा, मार्केटिंग प्रोसेस से कि कस्टमर कौन होगा जिसको हम मार्केट में टारगेट करने वाले। तो सर अगर मिनी कार बना रहे हैं तो अलग होंगे, माइक्रो होगा तो अलग होंगे, सेडान होगा तो अलग होंगे, लग्जरी होगी तो अलग होंगे, स्पोर्ट्स कार होगा तो विराट कोहली होगा, सचिन तेंदुलकर होगा, युवराज सिंह होगा। बात क्लियर है अपने को? तो इसमें बताना क्या है? सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एंड एक छोटा सा सवाल इंस्टीट्यूट पूछ सकता है आपसे, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, ये छोटी छोटी बातें जो आप नजरअंदाज करते हैं मॉड्यूल की, उसको मैंने पॉइंटर बना दिया है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि साहब व्हाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, तो हम बोलेंगे यूपीएससी करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है। यूपीएससी करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है मींस अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से समझा, करंट इंटेंट को हमने एनालाइज किया, प्लान फॉर द फ्यूचर हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया, बोलते जा रहा यस और नो। सिमुलेट द फ्यूचर टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर, हमने सर यहाँ पे फीडबैक लिया, सर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किया और सर हमने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस दे दिया आपको, कर लो भैया जो करना है, दे दिया तुमको। उसके बाद कंसर्न फॉर चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर अगर इन्वायरमेंट बदलेगा तो क्या करेंगे? तो नज़र बदले, नज़ारे बदले, स्ट्रेटजी के इशारे बदले, हम भी फ्लैक्सिबली रहेंगे तैयार कि भाई तुम बोलो जब जैसा तब तैसा, नहीं तो स्ट्रेटजी कैसा, बात खत्म। हम भी अपने आप को चेंज करेंगे। अगर कोई प्लान्ड होगा तो कभी इमरजेंट भी होगा, प्लान्ड इमरजेंट के बाद कोई रियलाइज्ड भी होगा। बात समझ में आई क्या? जब जरूरत पड़ेगी प्रोएक्टिव हो जाएंगे, कभी रिएक्टिव हो जाएंगे, कभी ऑफेंसिव हो जाएंगे, कभी डिफेंसिव हो जाएंगे, कभी गुरिल्ला टेक्निक यूज करेंगे, कभी निश की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। एक्चुअल स्ट्रैटेजी तो वही होगी जो फाइनली इंप्लीमेंट होगी। गेटिंग द पॉइंट? सो सर इसी के लिए हमें जरूरत है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर, पी फॉर प्लान फॉर द फ्यूचर, S for simulating the future and C for concern for change and its impact on growth of the organization। अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चूंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही उसका मेन पर्पस है। ग्रोथ, इंपैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग ऑफ ग्रोथ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रखनी है। और जब भी मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूंगा और टॉप मैनेजमेंट के बंदे की तरह सोचूंगा। बात खत्म। एक छोटा सा टॉपिक, अप्रोचेज फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग खूब ही पूछते हैं आपसे, देखना ध्यान से सुनना जरा। यहां पे मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, प्यार से सुनेंगे, बिना इधर उधर कंसंट्रेशन लूज किए हुए मुझे सुनेंगे और अच्छा लगे तो यस नो बोलेंगे। देखो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहला अप्रोच है टॉप बॉटम, टॉप डाउन। आपको भी पता है ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, स्ट्रैटेजी टॉप लेवल पे बनती है, बॉटम को कम्युनिकेट की जाती है। बॉटम को, डाउन को, मतलब बोले तो रिलायंस फ्रेश को, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को बोल दिया भैया ऐसा है, हमने स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए बना दी है, तुम सीधा इंप्लीमेंट करो, रिसोर्सेज हमने तुमको एलोकेट कर दिए, तुमको बस ऑपरेटिंग प्लान्स के ऊपर काम करना है और फटाफट रिजल्ट देके हमको प्रॉफिट दिखाना है। बात खत्म। तुम्हें नहीं लगता कि ये ऑटोक्रेटिक प्रोसेस है? तुम्हें नहीं लगता कि ये इम्पोज्ड है? तुम्हें नहीं लगता ये प्लान शेयर्ड है? तुम्हें नहीं लगता ये स्ट्रैटेजी शेयर्ड है? बोलो लगता है कि नहीं लगता? ये ऑटोक्रेटिक प्रोसेस से है, थोपी हुई है, सेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट नहीं होगा, पार्टिसिपेशन नहीं है डाउन की, फीडबैक कंसिडर नहीं किया गया है, उतने बेहतर रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा बट मे बी कि उतने बेहतर रिजल्ट नहीं आए। सर इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजी शेयर्ड या प्लान शेयर्ड। कभी गलती से इंस्टीट्यूट पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होने का, टकाटक लगाने का पॉइंटर। समझ में आ गई बात? इतनी सी। अब सर दूसरे अप्रोच में आते हैं। बॉटम अप का क्या मतलब है सर? ये क्या कहना चाहते हैं सर? यहां तो बिल्कुल इंपोज कर दिया, कॉर्पोरेट ने बिजनेस लेवल को बोला बेटा मैं बना के देता हूं, तो इंप्लीमेंट करवा नीचे लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे। बोला ठीक है। यहां इसने बोला, ध्यान से सुनो, स्ट्रैटेजी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। रुको, कंफ्यूज कर दिया, रुक जाओ, पानी पीने दो, तुम भी पियो। जितना जल ग्रहण करोगे और जितनी लंबी सांस खींचोगे दिमाग उतना तेज चलेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, जनरल मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हो, तो दिमाग लगाने के लिए तैयार रहना।
ध्यान से सुनो। मुझे पता है सबको लग रहा होगा इसमें क्या है ऐसा, बस जहां गलती होती है वही बता रहा हूं। हमने अब तक क्या पढ़ा है कि सर स्ट्रेटजी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाती है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? सर टॉप बॉटम में तो ठीक था, टॉप ने बनाया, बॉटम को कम्युनिकेट कर दिया, कॉर्पोरेट लेवल ने बनाया और बिजनेस लेवल को बोला बेटा इसको तुम इंप्लीमेंट करवाओ फंक्शनल लेवल से, बस तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी है, तुम मीडिएटर हो, हमने जो कह दिया वो करो और जो भी हो हमको शेयर करना बताना, ठीक है, बात खत्म। बॉटम अप में क्या होता है, स्ट्रेटजी का ओनर आज भी टॉप मैनेजमेंट ही है, बस बॉटम अप इसलिए बोला कि उसने फीडबैक लिया, फीडबैक को कंसीडर किया, उसके बेसिस पे बॉटम को बोला बिजनेस लेवल को कि तू स्ट्रैटेजी बना, तू इंडिपेंडेंट रह, तू ऑटोनोमस यूनिट है, तू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, तू अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की हाउ टू कम्पीट की स्ट्रैटेजी तू बना, तू कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बना, मुझसे शेयर कर, अप्रूवल तो मैं ही दूंगा, फिर ऑपरेटिंग प्लान्स को इंप्लीमेंट कर लियो। यहां फ्रीडम दे दी रिलेटिवली कॉर्पोरेट लेवल ने बिजनेस लेवल को अपने अपने यूनिट्स की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। जरूरी नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हर एक बिजनेस लेवल को अपनी स्ट्रेटजी बनाने की फ्रीडम दे दे, लेकिन अगर देता हो तो इसको हम बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, यहां पे हर एक लेवल का पार्टिसिपेशन बेहतर होगा। जब पार्टिसिपेशन होगा तो इसके रिजल्ट बेहतर आएंगे, क्योंकि बॉटम अप फीडबैक कंसिडर किया गया है। एंड देन ये बात कभी मत मना करना कि स्ट्रेटजी टॉप मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, सिर्फ अप्रूवल आज भी यहीं से आएगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शेयर्ड स्ट्रैटेजी, इसे हम बोलते हैं शेयर्ड प्लानिंग। मतलब स्कूल में बोलते थे ना मम्मी डैडी कि बेटा दोस्तों के साथ शेयर करके खाना अच्छा होता है, शेयर्ड स्ट्रैटेजी रिजल्ट बेहतर आएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप बॉटम एंड बॉटम अप अप्रोच। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस, इजंट इट? हिमांशु पाटिल अपना बेटा थोड़ा सा नेटवर्क ठीक कीजिए, है ना। इसी तरह से शेयर्ड विजन एंड विजन शेयर्ड आएगा। अश्विनी चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा, कई बार पास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। ऑपरेशनल प्लानिंग किसको बोलते हैं भाई? ऑपरेशनल प्लानिंग किसको कहते हैं? डील्स विद द करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, टैक्टिक्स रादर देन स्ट्रैटेजी। मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग लेवल पे जो प्लान होता है ऑपरेशनल प्लान, उसको टैक्टिक्स बोलते हैं। तो वो और स्ट्रेटेजिक प्लान में दोनों में अंतर है, अभी आपको क्लियर कर दिया। प्रोजेक्ट करंट ऑपरेशन into the future, makes modification to the business functions but not fundamental changes, and it is the responsibility of functional managers। बहुत ही सिंपल है, डे टू डे बिजनेस में जो प्लानिंग होती है ऑपरेशनल प्लानिंग है। ऑपरेटिंग प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, सेल्स के प्लान को, मार्केटिंग के प्लान को, एडवर्टीजमेंट के प्लान को, फाइनेंस के प्लान को, जो स्ट्रेटजी बन के आई है उसके ऑपरेटिंग प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हमें ऑपरेशनल प्लानिंग की जरूरत होती है। बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक आपके आंखों के सामने आपके मॉड्यूल के हिसाब से, ठीक है। अभी मेरे को बता दो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। क्या मतलब है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का? एनवायरमेंट पढ़ा तुमने, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा, एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ा, कल मैक्रो इन्वायरमेंट बताया था आपको, हाईली अनप्रिडिक्टेबल होता है क्या? वो एक कंट्रोल में नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, फार फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनसे पैदा होता है इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। ध्यान से सुनिएगा, अनसर्टेनिटी किसे बोलते हैं? पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया बता के आएगा क्या, पैंडेमिक आ गया बता के आएगा क्या, बूस्ट बूम साइकिल होगा बता के आएगा क्या, वॉलमार्ट आएगा, सरकार कोई डिसीजन ले लेगी, डिमोनेटाइजेशन होगा बता के करेगी क्या, एग्रीकल्चर के लॉ को 3 लॉ को वापस ले लिए अडानी अंबानी को बता के करेगा क्या? इसी पे कल वीडियो डाला था, नहीं बता के करने वाले साहब। गवर्नमेंट के डिसीजन, डेमोग्राफिक, कस्टमर बता के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करेगा क्या? आपको डेटा एनालिटिक्स करते रहना पड़ेगा, आपको केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्पेशली मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स करते रहना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते रहना पड़ेगा, सो दैट कि यू कम टू नो अबाउट इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। देन ओनली व्हाट आर इवेंट्स? गवर्नमेंट ने कह दिया एफडीआई एंड रिटेल को मैं परमिशन दे दूंगा, इवेंट है। व्हाट इज ट्रेंड? इवेंट की वजह से ट्रेंड पैदा होगा, वॉलमार्ट इंडिया में आएगा जैसे ही तुम फ्री करोगे, कॉस्टको ग्रुप आएगा, टारगेट ग्रुप आएगा, के मार्ट आएगा, आके यहाँ पे रिटेलर्स को खाएगा, इश्यू पैदा होंगे, एवरीडे लो प्राइसेस ऑफर करेगा, बोलेगा भाई हम तो डायरेक्ट जाएंगे प्रोड्यूसर के पास। हम बोले क्या पैदा किया बे? एप्पल, अच्छा कैसे देता है? 72 रुपए, ला मार्केट में लाके बेचेगा 100 रुपए में।
अभी इंटरमीडिएरी का रोल खत्म हो जाएगा। वॉलमार्ट आएगा, अलग अलग जगह पे अपने वेयर हाउसेस बनाएगा, छोटे छोटे जगहों पे जाके अपने कोल्ड स्टोरेज बसाएगा, वहां से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट लेगा, 24 आवर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और छा जाएगा मार्केट में। क्या है ये? एक नया ट्रेंड पैदा होगा, उससे ना मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है ना उनके लिए बहुत लफड़े, बहुत इश्यूज पैदा होंगे। भाई इनके साथ कैसे डील करें? ये तो बहुत बड़े राक्षस आ गए, कैसे मारें? ये तो बिल्कुल वो आ गए जो जजंत्रम ममंत्रम वाले थे, वो लंबे चौड़े, वो मतलब गुलिवर्स ट्रेवल्स वाला आ गया। ये तो नहीं, 6-6 इंच के लोग बेचारे कहाँ उसको मार पाएंगे। तो फिर क्या होंगे? अब उसकी वजह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि भाई ये तो बहुत सस्ता दे रहा है, वॉलमार्ट से ले लेते हैं, रिलायंस रिटेल को छोड़ो, नहीं ये इजी डे, बिग बाजार इनको छोड़ो, चलते हैं यार वॉलमार्ट वाले स्टोर से ले आते हैं, अच्छा है यार, अच्छा माल देते, फ्रेश माल देते और सस्ता भी देते, काम में है दम और दाम में है कम। वो वैल्यू क्रिएट करेगा, नंबर 1 रिटेलर है, उसका इकोनॉमी ऑफ स्केल बड़ा है, उसकी कॉस्ट कम होगी, वो कम प्राइस पे हमें दे देगा और मार्केट कैप्चर कर लेगा। बाकी के लिए क्या होगा? दिक्कत, अनसर्टेनिटी है बेटा, बता के नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट? हाउ टू डील। तो पहले सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी समझ लेते हैं। Strategic uncertainty is represented by a future trend or event that has inherent unpredictability. कुछ भी नेचुरल डिजास्टर बता के नहीं आता, पेंडेमिक बता के नहीं आता, कोई भी मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर में टेक्नोलॉजी बता के चेंज नहीं होती। नज़र बदले, नज़ारे बदले, मौसम के इशारे बदले, कोडेक देखती रह गई, नोकिया देखती रह गई, कांड हो गया मार्केट में। ठीक है, इट कैन बी जज्ड बाय सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस करते हैं ना, बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो, जहां हमें समझ में आता है कि इसके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे। सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली एक्सेप्ट्स द अनसर्टेनिटी एज गिवन, यूजेस इट टू ड्राइव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 और मोर फ्यूचर सिनेरियोस, कि अगर वॉलमार्ट आएगा तो रिटेल सेक्टर में क्या क्या चेंजेज होंगे। अब इसको स्टडी करने के बाद अब गिरगिट की तरह रंग बदलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोलेगा यार इससे कंपीट नहीं करते। ऐसा करते रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को, जिसने कि ऑलरेडी फ्यूचर रिटेल को खरीदा हुआ है, बेच देते इसी को ज्यादा वैल्यूएशन करके, ये ले भी लेगा और इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेक्टर में ना टाई अप कर लेते हैं। अपने को तो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन करना आता है और मोटा कमाना आता है, अपन कंपीट नहीं कर पाएंगे यार। अरे जैक वेल्च ने कहा था, इफ यू डोंट हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस डोंट कंपीट, और कल मैंने बताया था मारिया कैरे को, इफ यू डोंट हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस डोंट कंपीट, कंपीट वेयर यू डू हैव। वॉलमार्ट रिटेल का किंग है बेटा, इसको बेचना, मोटा माल ले और इसके साथ टाई अप कर ले कोई दूसरा, इधर से भी कमा उधर से भी कमा। दिस इज वॉट सिनेरियो एनालिसिस विल टेल रिलायंस एंड रिलायंस विल गो लाइक दैट। ठीक है ना? यस। अब देखो सर, इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट एंड प्रोपोज्ड एंड इवन पोटेंशियल बिजनेस हो सकता है, अभी वही बताया। इम्पैक्ट ऑन पोटेंशियल ग्रोथ एट प्रेजेंट मार्केट शेयर पोजीशन, सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट एंड मेनी सफर। जब जब इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन पैदा होंगे, इन दोनों फैक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो सर दिमाग में आएगा हाउ टू डील। एक बड़ा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो मेरे को लग रहा है इस अटेम्प्ट में वेरी वेरी हॉट है, आएगा। टॉपिक छोटा है लेकिन टुकड़े 3 हैं, मतलब इसके दिल के टुकड़े 3 हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे, आपको संभाल के रखना है। अनसर्टेनिटी कहते किसको है, सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है, इसका हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट क्या है, और सब जब इंपैक्ट है तो स्ट्रेटजी डील कैसे करेगी। सो देयर आर 3S फॉर्मूला टू डील दिस। नंबर 1, स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। पता तो करो कि ये कौन सी अनसर्टेनिटी, कौन सा ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कौन सा रीजन है, ये रिसेशन है, ये बूस्ट साइकिल है, ये बूम साइकिल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैसा है, ये कोई कॉम्पिटिटर है, ये कौन है जिसकी वजह से थ्रेट पैदा हो रहा है। दूसरा, सिनेरियो एनालिसिस करो, 2 और मोर देन 2 सिनेरियो डिटरमाइन करो एंड फिर उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी रखो इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मैंने बोला था आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी प्लान समथिंग, देयर इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। एनवायरमेंट बदलता है, सिनेरियो बदलते हैं, वी हैव इमरजेंट स्ट्रैटेजी एंड फाइनली आफ्टर फ्लेक्सिबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैटेजी वॉट एवर वी गेट इज आर रियलाइज्ड स्ट्रैटेजी। 3 स्टेज में हम बात करते हैं। तो हाउ टू डील विथ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, क्लियर है आपको? ओके, बस आज की सभा यहीं समाप्त होगी, इतना सा, कल इसके आगे करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।